यही अपना जो अभी पैराग्राफ है। हाँ, माँ इस पैराग्राफ में ये कह रही है कि हम एक बारे में बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि हमारे जो एक माइंड का एक ऐसी टेंडेंसी है ट्रांसक्रिप्शन की, मतलब वो बहुत सारी चीजें ना, वो उसको अगर पता नहीं है बट वो उसको फॉर्मुलेट कर सकता है, मतलब इमेजिनेशन। लाइन बाय लाइन चलो, इसमें ये कह रहे हैं देयर ये। इज अ मेंटल ट्रांसक्रिप्शन, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन मतलब इन की एज सुन एज देर इज ए मेंटल ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ही आप मेंटली कोई चीज को ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करते हो, ट्रांसक्रिप्शन किसको बोला मैंने, या कोई भी ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलेंगे, आप कोई चीज बोल रहे हो, मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, वो ट्रांसक्राइब हो गया कि आप जो चीज बोल रहे हैं मैं उस चीज को लिख रहा हूं। तो माइंड कोई भी चीज को ट्रांसक्राइब करता है, जैसे ही वो ये करने का प्रयास करता है, हम सारे दिन कोशिश करते हैं ट्रांसक्राइब करने की, और इस प्रक्रिया के बारे में हमको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ये माइंड का गुण धर्म है कि वो इस तरीके से काम करता है। मतलब एक, जैसे मशीन को हम समझते हैं कि ये मशीन इस तरीके से काम करती है, मेरी तेरी से कोई मतलब नहीं है कि ये एक्स की मशीन है या वाई की मशीन है। इसके अंदर कि ये मशीन इस तरीके से काम करती है, तो एक चीज़ के बारे में तुम सुनिश्चित हो सकते हो, यू मे बी श्योर। किस बारे में? कि जैसे ही देर इज ए मेंटल ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ही आप मानसिक रूप से किसी चीज को ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करते हो, उसको भाषांतरित करने की कोशिश करते हो, कि मेरे को कोई चीज सुनी, मैंने आपको कोई कमांड दिया, आपने कोई चीज देखी, उसको आप किस रूप में ट्रांसक्राइब करते हो, कर्म में, वाणी में, भाव में, जिस भी तरीके से। तो माइंड कोई भी चीज को लेके जैसे ही उसको ट्रांसक्राइब करता है अपनी भाषा में, या जैसे भी वो अपने तरीके से जितना रिसीव करता है, जैसे बच्चे को आप बहुत बड़ा ज्ञान भी देते हो तो वो ट्रांसक्राइब कैसे करेगा अपने माइंड में। आप उसको फिजिक्स का फॉर्मूला दे रहे हो, कोई अभी जो केजी का बच्चा है उसको, अब वो कैसे ट्रांसक्राइब करेगा उस चीज को। तो वो क्या करता है, द माइंड ऑलवेज नोज हाउ टू फिल अप द होल्स। तो ये बहुत अच्छे से इस एक चीज तो जो जानता है कि बीच के जो छिद्र हैं, छिद्र किस चीज के, कि आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन आई वो उसको एक बिल्कुल स्टोरी बना देता है। पूरे उसके बीच के जो छिद्र हैं, आपको जिन चीजों का पता भी नहीं है, उन गैप्स को वो फिल कर देता है। इट लाइक्स थिंग्स टू बी लॉजिकल। क्यों? क्योंकि लॉजिकल हो, कोई भी आप कोई एक चीज पकड़ते हो तो उसकी एक एक कड़ी दर कड़ी उसको पसंद है चीजों को रखना कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, पहला पेज आया, दूसरा पेज आया, या इसके जीवन में पहले ये काल आया, तो वो एक कंटिन्यूटी चाहता है, एक निरंतरता चाहता है, उसके अंदर कोई तर्क संगत बात चाहता है कि भाई ये तो तर्क संगत ही नहीं है। आप यहां थे और आप कह रहे हो इस समय आपने किसी दूसरे शहर में आइसक्रीम खाई, तो ये तो तर्क संगत बात नहीं है। तो इसलिए लॉजिक के आधार पे आपके जितनी भी कितने सारी चीजें हैं वो खाली लॉजिक के आधार के ऊपर, और कंटिन्यूटी वो बीच के जो गैप्स है उनको कंटिन्यूअस बना देता है। ये माइंड का नेचर है। एंड विदाउट योर नोइंग इट, आप उस विषय में जानते ही नहीं हो, आपके जाने बिना ही क्या करता है, क्वाइट स्पॉन्टेनियसली, एकदम सहज रूप से, इट सप्लाइज एलिमेंट्स, ऐसे तत्व वो बीच बीच में सप्लाई करता है। अभी छेद जो भरेगा, जो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है ट्रांसक्रिप्शन करने के अंदर, तो कहीं से तो उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा सच्चा होगा तो वो कह देगा कि भी इस पिक्चर में ये पीसेस जो, या इस पजल में ये पीसेस बचे हुए हैं, ये बाकी हैं, ये मिसिंग हैं। पर वो तो तब हो जब आप काफी कॉन्शियस हो। अभी तो उसका जो नेचर है वो स्पॉन्टेनियसली उन गैप्स को फिल करता है, ऐसे एलिमेंट्स को सप्लाई करता है उन गैप्स को फिल करने के लिए, विच वर मिसिंग इन योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कोई गहरे एक्सपीरियंस की भी बात नहीं है,
एक्सपीरियंस मतलब आपने आंखों से देखा, कान से सुना, सेंसेशन से, आपके सेंसेस से जो भी रिपोर्ट्स आपके पास आई, मतलब कोई भी अनुभव हुआ आपको, कोई गहरे बाहरी इन किसी भी अनुभव की, मतलब जो भी आपके पास साधन हैं रिसीव करने के, बाहरी आंतरिक जो भी अनुभव, उनके बीच के गैप्स, कि आप यहां से कहीं की यात्रा करते हैं तो पूरी देर कोई आप सचेतन थोड़ी होते हैं कि बीच में क्या सीन्स आते हैं क्या नहीं आते हैं, तो भी आप पूरी एक स्टोरी तो बना देते हैं। आई डू नॉट ब्लेम एनी वन, आई नो दैट इट इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन। ये एक ऐसा जो क्रियाक्रम है या एक ऐसा जो आपके कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसी एक चीज है, ऐसा एक फिनोमिनन है जो स्पॉन्टेनियस है, वो बिल्कुल सहज रूप से चलता है, गैप्स फिल करने का काम, और आपको पता भी नहीं रहता कि आपका मन, आपकी बुद्धि ये काम कर रही है। वन मस्ट बी एक्सट्रीमली अटेंटिव इन ऑर्डर टू बी क्वाइट एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज। तो इसके लिए बहुत जबरदस्त रूप से अटेंटिव होने की जरूरत है, चाहे बाहरी रूप से आप किसी लाइब्रेरी में गए, किसी घर के अंदर गए, माँ कितनी सारी इसके लिए एक्सरसाइजेस बताती है ना एजुकेशन के अंदर, कि आपके अटेंशन को कैसे आप डेवलप कर सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो। तो जो लोग वास्तव में देखना जानते हैं, वो एक छोटी सी कलाकृति से कितना उसके बारे में जान जाते हैं, जो हो सकता है आपके पास बरसों से पड़ी हो और तो भी आपने वो चीजें नोटिस ही नहीं की हो। तो वन मस्ट बी एक्सट्रीमली अटेंटिव इन ऑर्डर टू बी क्वाइट एग्जैक्ट, कि एकदम उसमें सटीक और यथायथ, मतलब जितना प्रिसाइस उसके अंदर हो सकते हो। इवन इंद्रियों के माध्यम से कोई चीज आप देखते हैं, उसमें भी आपको एक्सट्रीमली अटेंटिव होने की जरूरत है। और अगर रही बात आंतरिक कोई अनुभवों की, अंदर से कोई ऐसी चीज है, तब तो बहुत जबरदस्त रूप से, क्योंकि उसमें तो छल छिद्र बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो तो, क्योंकि भौतिक वस्तु में तो आपको अगर कोई भ्रम हो भी गया, आप पुस्तक की बजाय कोई चीज दूसरी भी एक बार अंधेरे में या कैसे भी समझ लेते हैं, तो भी आप इंद्रियों से दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप सब्जेक्टिव फील्ड के अंदर जाते हैं, तो वो आपको किस किस तरीके के अनुभव होते हैं उनकी प्रामाणिकता कौन सिद्ध करे। आइदर तो आप इतने सिंसियर हैं तो आपको जो अनुभव हो रहे हैं उसकी प्रामाणिकता आपकी सच्चाई पर निर्भर करती है, या आपको सजीव गुरु की उपस्थिति है, उसका परम सौभाग्य प्राप्त है, तो वो आपको, फिर तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। माँ अगर आपके सामने मौजूद हैं, गुरु आपके सामने मौजूद हैं, आपके कोई अग्रणी हैं इस पथ के ऊपर, वो अगर मौजूद हैं तो वो आपको सही गाइड कर सकेंगे। अन्यथा बुद्धि का, मन का ये तरीका है कि वो आपके ये गैप्स को, ये जो होल्स हैं, इनको फिल कर देती है। और इसी कारण श्री अरविंद को पढ़ते हुए, माँ को पढ़ते हुए, वो सारे टाइम वो गैप्स अपने तरीके से फिल करते हैं, और गैप्स ज़्यादा होते हैं उसमें। इसलिए वास्तव में तो शायद ही कोई शब्द उनका अंदर जाता है, बाकी तो अपनी बुद्धि से हम गैप्स को ही फिल करते रहते हैं। इसीलिए पूरा जीवन निकल जाता है और व्यक्ति उतना ही समझता है जो वास्तव में उसको समझना था। वो श्री अरविंद में, माँ में वही रीड करता है जो वास्तव में वो चाहता है उनके मुंह से कहलवाना। तो अपनी बात वो उनके मुंह से कहलवा के और उनके रेफरेंसेस वगैरह देता है कि देखिए माँ ये कह रही है, श्री अरविंद ये कह रहे हैं। तो उसका कारण एक टेक्निकल तो ये है कि माइंड का ये एक नेचर है। अब इसके बारे में आपका क्या क्या कुछ कुछ अनुभव है, वो आप टटोलिए कि कैसे ये गैप्स फिल करता होगा। कुछ कुछ इस बारे में अब ये अपन चाह रहे हैं, क्योंकि इतना तो हमको सचेत होना चाहिए कि ये माइंड की प्रकृति माँ बता रही है, तो माइंड तो हमारा सबका काम करता है, तो उसमें ये प्रवृत्ति कैसे है और वो कैसे गैप्स को फिल करता है, क्या किसी को तुरंत में, क्योंकि अनुभव तो शायद होगा या नहीं होगा, किसी के कोई उदाहरण आता है इसमें? स्नेहा।
भैया एक्सपीरियंस और वो गैप फीलिंग की तो बात नहीं है, बट एक आज दिन में मतलब मैं सुबह ही सोच रही थी कि क्लास में मैंने होमवर्क नहीं किया है। मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, और मैं इस चीज को मतलब चाहे एक शिफ्ट में नहीं, अगर मैं 10-10 मतलब 10-10 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन के भी मैं कुछ नोट कर पाती तो कर लेती। तो पर माइंड का मतलब एक जस्टिफिकेशन ये हो रहा था कि बट अपने पास, क्योंकि थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करने पे भैया एनर्जी बहुत लगती है। बहुत जैसे रिकॉर्डिंग सुन करके उसको समझना, बार बार उसको सुनना और कंसंट्रेट करने में एनर्जी बहुत लगती है। तो वही मतलब एक जस्टिफिकेशन अंदर से बार बार उस चीज के लिए आ रहा था। तो नहीं, पर ये बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। वो आप जो कह रहे हो वो तो एक बिल्कुल अलग चीज है। ये जो बात कर रहे हैं, ये इसकी मशीन आपकी कैसे काम करती है। जैसे ये शीशा है, तो क्योंकि ये इस तरीके का बना हुआ है, इसके सामने से कोई व्यक्ति गुजरता है तो क्या तो उसको पतला कर देता है, क्या उसको मोटा कर देता है, क्या उसको थोड़ा डिस्टोर्ट कर देता है, क्या उसको पिंक रंग दे देता है। ये माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। यहाँ जो माँ कह रही है कि माइंड बीच बीच के गैप्स फिल करता है जब उसके पास इंफॉर्मेशन आती है उसके अंदर। ये एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये भैया ये तो बहुत लोगों में मतलब खुद भी मैंने देखा है। जैसे अगर ऐसे लोगों से भी मिली हूँ, अगर कोई विषय पे बात हो रही है और अगर उनको उस चीज का अनुभव नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं उसके अंदर। नहीं नहीं, ये ऐसे हो सकता है या ऐसा होता है, और इंसिस्टेंस के साथ। तो मैं कहूँ उसी को गैप फिल करना बोलेंगे क्या? वो नहीं है ये फिर बिल्कुल नहीं अलग चीज है। नहीं समझ में आ रही है। हाँ, यही तो अपन समझने की कि इससे जो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सेंटेंस लगता है कि माइंड की ये प्रकृति है कि वो बीच के गैप्स फिल कर देता है। कैसे? ये तो जिसके पास भी माइंड है, क्योंकि माँ कह रही है ये तो माइंड की बात कर रही है, किसी व्यक्ति के कि जो जो इनसिंसियर है या सिंसियर है, ऐसी कोई बातें नहीं है इसमें। कि आपका जो उपकरण है उसकी ये एक प्रकृति है, और हम सब के उपकरण है ये। माइंड सारों के है। तो जैसे ही वो ट्रांसक्राइब करता है, उसके अंदर नेचुरली स्पॉन्टेनियसली वो आपके जो बीच के छिद्र हैं, क्योंकि जो सत्य है वो आपकी मेंटल भाषा में नहीं आता, और माइंड उसको चाहता है कि मैं उसको खांचे के अंदर बांटूं। वो आसमान को भी खांचों में बांटना चाहता है, वो अपने तरीके से बांटना चाहता है। वो चीज वैसी है ही नहीं। तो आप जब उसको उस तरीके से बांटना चाहते हो तो उसकी दिक्कत होती है। तो ये हम माइंड की जो नेचर है उस विषय में। हाँ कीर्ति दी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? मैं एक अनुभव बोलती हूँ, मगर मुझे नहीं पता वो इस कैटेगरी, क्योंकि वो क्लैरिटी अभी आनी है। हमें एक जगह ऐसा स्थान ऐसा मिला है जहाँ पे हमें लगता है कि हम माँ के दिखाए हुए मार्ग, जो कि बेसिकली कॉन्शियसनेस के ऊपर हमें काम करना है, उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, वो स्थान है, वहां हमारे रहने के लिए भी हम जाके रह सकते हैं। और दूसरा माइंड है, तो क्या वो उसका एस्केपिस्ट एटीट्यूड है? वो कहते हैं नहीं, मेरी जिम्मेवारियां हैं, भगवान ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी आपको निभानी है। तो वो आके इतने जस्टिफिकेशन दे देता है कि जो मुझे अनुभव हुआ है कि दिस प्लेस कैन फिल माय नीड्स टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, उसको वीक कर देता है। क्या मैं ठीक से बता पा रही हूँ? नहीं, ये तो इनफैक्ट इसके मैकेनिज्म की जस्टिफिकेशन तो एक उसके उसमें वो कुछ ना कुछ कर रहा है, एडप्ट कर रहा है, वो बातें नहीं है इसमें। ये तो ऐसा है कि आपके फोन में कोई जब आवाज आती है तो फोन खुद उसके साथ कोई चीज उसमें डालता है। मतलब ये फोन का नेचर है, सपोज इंस्ट्रूमेंट इन इटसेल्फ। वो जो आप कह रहे हैं वो तो एक दूसरी बात है, जस्टिफिकेशन की यहाँ बात नहीं है। ये कह रहे हैं माइंड का जिस तरीके का नेचर है, जो आपका मेंटल बीइंग है, वो मशीनरी ही इस तरीके की है जो बीच बीच के गैप्स को फिल कर देती है। कि जैसे अभी कोई बात चल रही है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप सिंसियरली भी चाह रहे हैं, मतलब उसमें पढ़ने में तो कोई बात ही नहीं है कि किसी को आपको दिखाना है, कोई किसी को आपको जस्टिफाई करना है। आप खुद अपने
आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, माँ से प्रेम करते हैं, इसलिए आप माँ की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उसमें न किसी को दिखाना है, आप एक्चुअल में समझना भी चाहते हैं, तो भी माइंड की ये जो प्रकृति है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट की प्रकृति बता रहे हैं। जैसे आप कोई बाइसिकल चला रहे हैं, उसमें उसकी रिम जो है वो टेढ़ी है सपोज, तो ये उसकी प्रकृति है कि वो लचक के चलेगी। आप जानबूझ के उसको कोई खड्डे में डाल रहे हैं या कोई आप किसी से भिड़ा रहे हैं, वो तो है परवर्सिटी कि आप सोच समझ के कोई काम कर रहे हैं। पर अगर उसमें खुद में एक बैंड है या कोई डेंट है कोई चीज के अंदर, या उसकी प्रकृति इस तरीके की है, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है। वो सोच समझ के किया हुआ डिफेक्ट नहीं है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका जो नेचर है। हम और भी उसकी फंडामेंटल बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे आप सोच के ये जस्टिफाई कर रहे हैं। पर आप जब श्री अरविंद की माँ की पुस्तक पढ़ रहे हैं, या आपको अनुभव हुआ, या इवन फिजिकली आप कोई चीज देखते हैं, तो जिस तरीके से आप उसको लेते हैं, माइंड उसकी एक लॉजिकल, एक कंटिन्यूअस स्टोरी बनाना चाहता है, और बीच के जो गैप्स हैं वो अपने तरीके से उसमें जो एलिमेंट्स वो सप्लाई करता है, वो बीच में उसमें सप्लाई करता है। और इसीलिए कितनी भी हम चीजें पढ़ते हैं, अभी ये देखिए कि इस भाषा में से जो चीज निकल के आ रही है, हम सब इसकी स्टोरी तो बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, इसका एक लॉजिकल मीनिंग माइंड बनाने की कोशिश कर रहा है। अंदर से हम उसको टटोल रहे हैं, कभी कोई अनुभव इस तरीके का हुआ, हम वो भी कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली, सब्जेक्टिवली हमने इसको क्या देखा, आंतरिक कोई अनुभव तुरंत में इसके साथ कि क्या हम रिलेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो तुरंत के अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ऐसा, आप सोच समझ के नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनली ये ऐसा है, हम ये कह रहे हैं। हम क्या, माँ ये कह रही है कि एज सुन एज देर इज ए मेंटल ट्रांसक्रिप्शन, तो तुरंत ही इट नोज हाउ टू फिल द गैप होल्स इन ए लॉजिकल एंड कंटिन्यूअस मैनर। वो उस तरीके से स्पॉन्टेनियसली वो ऐसे एलिमेंट सप्लाई करता है। इसमें नंद किशोर जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? अर्थ तो आपके समझ में आया क्या इसके अंदर कि माँ क्या कह रही है? हाँ जी भैया, हाँ अर्थ तो समझ में बिल्कुल आया। जैसे मान लीजिए कि हमें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ और उस अनुभव को हम अब लिखना चाह रहे हैं, और जब हम लिखते हैं तो माइंड उसमें अपना भी कुछ मिला करके ऐसे वैसे करके उसमें वो चीज़ों को कुछ लिखता है। तो जो रियल अनुभव हुआ, उस अनुभव में माइंड भी अपना कुछ चीजें मिला करके उस तरीके की चीजों को, जो सही सही चीज थी उसमें अपनी कुछ डाल करके चीजों को कुछ अपने ढंग से लिख डाला। तो ये माइंड की प्रकृति होती है। तो अगर ये कैसे फिर ये ठीक हो? हाँ नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ही बात है। पर ये तो आध्यात्मिक अनुभव की बात तो एक है ही है, मतलब आपको कोई एक फीलिंग आती है, अब हार्ट में फीलिंग आई, पर हार्ट तो आपका कोई माइंड तो है नहीं। तो जैसे ही आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें पता नहीं कितनी कितनी चीजें आके मिल जाती हैं। या इसका बहुत सीधा सीधा एक अपन उदाहरण ले, जैसे कोई सपना आया, अब वो आध्यात्मिक है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइंड उसकी एक लॉजिकल कहानी बनाने की कोशिश करता है। जबकि आप एक्चुअल में सोचें तो, अगर आप सिंसियर हों तो वैसी कोई कहानी थी, कोई जरूरी नहीं है कि उस सपने में थी या नहीं थी। इसी तरीके से जब आपको कोई अगर अनुभव है, गहरा अनुभव है, अब माइंड को तो बेचारे को पकड़ में है ही नहीं, पर वो जैसे ही उसको ट्रांसक्राइब करता है अपनी भाषा के अंदर, तो गैप्स फिल कर देगा कि इसमें ये, वो पूरी पद्धति निकाल देगा उसकी। तो दुनिया में आप कितनी पद्धतियां देखते हैं, तो हर जना अपनी तरीके की पद्धति निकाल लाता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नंद किशोर जी, कि जैसे ही आप उसको मानसिक रूप से किसी भी अनुभव को आप उसमें माइंड से ट्रांसक्राइब करने की, उसको बताने की, ट्रांसक्राइब कोई लेखनी के द्वारा नहीं, आप किसी को बताना चाह रहे हो कि आपका अनुभव इस तरीके का रहा, आपने ये चीज महसूस करी, जब आप उसको वाणी के द्वारा बताना चाहते हैं, तो आइदर तो आपको इतनी महारत है अपनी भाषा के ऊपर, जैसे श्री अरविंद को, कि अपने उच्चतम जो अनुभव है उसको भी भाषा के माध्यम से धारा प्रवाह तरीके से उतार ला सकते हैं।
पर वो तो एक मेंटल कल्चर की बात है। देखिए, माँ ये नहीं कह रही कि आपका हमेशा माइंड वैसा ही रहेगा कि वो हमेशा जो होल्स है वही फिल करता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये हमको सचेत करने की जरूरत है कि हम उसकी प्रकृति को जानें, और जो उसकी ये आदत है कि वो बीच बीच के जो गैप्स हैं उसको फिल करने की बजाय उसको अनुशासन के अंदर लेके आए कि, और वो ही तो अपन कोशिश कर रहे हैं यहाँ। अगर इस तरीके से सोचिए, हम इसको रीडिंग लगा जाते तो एकदम लगता है हाँ, हर जना कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर देखिए, अभी भी इसमें और बहुत बातें हैं, और कोई कोई ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नंद किशोर जी, पर प्रैक्टिकल जीवन के अंदर भी इसका क्या आप इंटरवेंशन देखते हैं? क्योंकि आध्यात्मिकता में तो ये करता ही करता है, वो तो इसका जगत ही नहीं है। आपको हार्ट में कोई ऐसी प्रेरणा आई, अब उसको शब्दों के द्वारा आप ढालने की कोशिश करेंगे, इनका दोनों का तो नेचर ही अलग है। आपको कोई अनुभूति हुई, आप कोई मीठी कोई चीज खाते भी हैं, तो वो अनुभूति को आप कैसे कितने भी शब्दों में देने की कोशिश करें, पर सच्चे रूप में तो आप दे नहीं सकते। अगर कोई कवि ही न हो तब तो वो तो कुछ भी दे सकता है, पर आपको जो चीज अंदर से अनुभव होती है, माँ का कोई सानिध्य है, कोई आपको अच्छी चीज लगी, आप उसको कोशिश करते हैं मन के द्वारा उसको एक्सप्रेस करने की, उसको बोलने की, लिखने की, तो उसमें क्या तो आप अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं कि आपके पास शब्द नहीं होते, या उसको आप इतना कंटिन्यूअसली लिखने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनली आप देखते हैं कि वो अनुभव तो ऐसा नहीं था, वो तो एक फ्लैश में कोई चीज आई, कोई अचानक कोई आपको कोई चीज कोई अनुभव हुआ, कोई भाव आया, वो माइंड के टर्म्स पे आए, ये क्या आवश्यकता है? तो माइंड का गुणधर्म अलग रह जाता है, और जो आपके जो अनुभव हुआ वो बिल्कुल अलग रहता है। नंद किशोर जी, और कोई इसमें बताइए, अभी जो बोला वो बिल्कुल सही है आपका। एक बात मैं बोलूं? हाँ दीदी। आपका जो ये वाला नंद किशोर जी का और आपने जो समझाया, अब इससे समझ आ रहा है। एक मैं अपना प्रैक्टिकल वो आपसे शेयर करती हूँ कि वो एक आहा मोमेंट आया, क्वाइट मोमेंट, जो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, फ्लैश में आया। ठीक है, अब मुझे उसको डिस्क्राइब या इंटरप्रेट क्यों करना है? आई थिंक वो एक क्षण था जब मैंने उनको महसूस किया इन अ वेरी कॉन्क्रीट वे। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वो मेरा अनुभव हो गया, मैं उसके साथ रह रही हूँ, ना मैं उसमें कुछ फील करा ना कुछ करा, आई एम जस्ट रिलिशिंग दैट। तो अब आप कह रहे हैं नहीं, उसमें मुझे वो लाना है एक अनुशासन। तो अब अनुशासन में उसमें कैसे लाऊं? मैं इतने साल तक वो मेरा एक क्रच है, क्योंकि इतना कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और अनुभव है वो। अब उसमें अनुशासन मतलब लाना है या उसको डिस्क्राइब करना है? माने अनुशासन उसमें नहीं, जो आपको एक रेवलेशन हुआ, जो कि किसी स्तर के ऊपर जो मूव्ड है, माँ को किसी ने कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको माँ को फिजिकली देखा हो, क्योंकि जिन्होंने फिजिकली देखा है उन्होंने जीवन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मूव हुए होंगे, ये आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने उनको फिजिकली नहीं देखा तो भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर दिया। रामचरितमानस के अंदर आप ये देखिए कि जिस तरीके का वर्णन वो कर रहे हैं, अब वो प्रैक्टिकल है या एक्चुअल है, हिस्टोरिक है, किसको फर्क पड़ता है? और वो तो हो भी नहीं सकती कई चीजें तो। आप देखिए, अंतरंग रूप से कोई दो व्यक्ति महल में बैठ के राम और सीता क्या बात कर रहे हैं, या दशरथ जी किसी के साथ क्या बात कर रहे होंगे, द्वारपाल तक को नहीं पता, तो तुलसीदास जी को कैसे पता हो सकता है, ये बताइए। तो अगर लॉजिकली हम ये देखें तो वो चीज तो हो नहीं सकती, पर फिर भी वो एक रेवलेशन इस तरीके का है, वो एक ऐसा सत्य है जो आपकी इंद्रियों से परे चला जाता है। इंद्रियां बहुत बौनी रह जाती हैं, और आपका बीइंग जो पूरा है उससे सराबोर हो जाता है। आप उसको पढ़ते हैं तो आपकी इंद्रियां सीधे सीधे वहां पहुंच जाती है। तो दूसरा कहता है इसके लिए क्या इसकी उपयोगिता है या नहीं है? निश्चित रूप से है। साहित्य में देखिए, आप जितना ही इन इमेजेस के पास जा पाएंगे और अपनी इंद्रियों को भी वहां तक ले जा पाएंगे, जब आप माँ को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि आप उस सीन को जी रहे हैं,
आप महाभारत देख रहे हैं, उन आदर्शों को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके कुछ नजदीक हैं, आप उस माहौल के अंदर भी पहुंच गए हैं। तो ये उनकी जो ब्यूटी है, जो उनका महत्व है, अरे हमारी कोई जो शरीर से हम कोई अनुभव कर पा रहे हैं, कितना का अनुभव कर पा रहे हैं, हमारे बीइंग को वहां ले जाके हमारी जो रियलिटी फिर यहां तक लेके आ पाते हैं। तो अनुशासन उसमें है, देखिए कि आपको जैसे ही कोई एक्सपीरियंस होता है, इनवेरिएबली आपका जो प्राण है वो तुरंत उसका रस लेने के लिए तुरंत उसको डिसिपेट कर देगा। आपका माइंड है तुरंत उसको एक सिस्टम में बनाने की कोशिश करेगा। आप हर बार उस एक्सपीरियंस को उन्हीं मायनों में चाहेंगे। आपको एक अनुभव हुआ, उसका एक अपने समय पे किसी भी चीज का अपना महत्व हो सकता है। एक डीप रेवलेशन है, वो आपको पूरे जीवन आपकी दिशा तो चेंज कर सकता है, पर आपको वही एक मात्र रेवलेशन हो, आपको ओवर ग्रोइंग भी तो चीज हो सकती है। तो अनुशासन इसमें है कि आपके बाहरी पार्ट उसको किस तरीके से रिसीव करते हैं, उसमें अनुशासन, न कि वो चीज इन इटसेल्फ। माँ आपको क्या कह रही है उसमें संदेह नहीं हो सकता, आप जिस तरीके से ग्रहण उसको कर रहे हैं या बीच में आप उसमें क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से संदेह किया जाना जरूरी है। देखिए, आप कोई यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में गंतव्य के ऊपर आप संदेह नहीं करते आपको दिल्ली जाना है या जयपुर जाना है। अगर आपने कॉन्शियसली ये तय किया आपको यहां जाना है, पर आप इसमें जरूर संदेह करेंगे अगर आपको मार्ग न पता हो कि मेरे को लेफ्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है। जबकि गलत अपने आप में कोई टर्न कोई सा भी गलत नहीं है, सड़कें तो सारी सही हैं, पर आपका जो गंतव्य है उस हिसाब से। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, जहां तक सुनिश्चित है वहां तक वो जाता है। उसके बाद में आइदर वो किसी से कंसल्ट करता है, भैया किधर टर्न करना है मेरे को, या वो अपने जीपीएस के आधार पे चलता है। अगर इतना सुनिश्चित आपका आंतरिक जीपीएस है, माँ का जीपीएस है, तो आप आराम से उसके हिसाब से चल रहे हैं। पर उसमें भी अगर आपको टर्न का पता नहीं हो तो समझदारी इसमें है कि एक गलत टर्न, क्योंकि ये तो एक चीज भी अलग है ना, फिजिकल टर्न भी आपको पता नहीं कहां से कहां तक लेके जा सकता है, पर जितनी लंबी यात्रा होगी उसमें एक एक डिग्री का फर्क भी कहीं का कहीं ले जाएगा। जैसे आप कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि उसमें अगर आधा डिग्री या बिल्कुल माइनर सा भी डिफरेंस अगर होगा तो क्या वो उस ग्रह पे पहुंच पाएगा जिसके ऊपर की आपका टारगेट है। तो जो हम मार्ग लेके चल रहे हैं इसमें तो हर कदम कदम पे हम कह रहे हैं धोखे हैं। तो उसमें रेवलेशन के ऊपर जो आपको चीज मिली, माँ का टच आपको मिला, उस पे अनुशासन की नहीं, पर आपका बीइंग उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करता है, और वो करता ही है क्योंकि आपके माइंड भी है। वो माइंड ने आपको ये बताया कि हाँ इस तरीके का मेरे को अनुभव हुआ, पर उन शब्दों में तो नहीं होता अनुभव। फिर भी आप अपनी चेतना के लिए उसको कॉन्क्रिटाइज तो करते ही हैं, और वो उसका महत्व भी है। अगर आपकी एस्पिरेशन है, जब आप उसको शब्दों में, वाणी में, कर्म में जब आप उसको फॉर्मुलेट करते हैं तो आप अपनी डीपर चीजों को एक्सप्रेशन प्रदान करके उनको और पोटेंट बना देते हैं और शक्तिशाली बना देते हैं। पर इस प्रक्रिया के अंदर क्योंकि आप उसका मानसीकरण करते हैं, इसीलिए कितनी बार माँ के हम पढ़ते हैं उसमें कहती है अरे मेरे शब्द अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ खुद ऐसा महसूस करती है कि मेरे को जो अनुभव था मैं कह नहीं पा रही, कह नहीं पा रही, कि शब्द उसको बेयर कर नहीं पा रहे। ये तो माँ की स्थिति है। तो अनुभव अपने आप में बिल्कुल ठीक हो सकता है, पर सही रूप में आप उसको फॉर्मुलेट कर पाएं ये लगभग असंभव सा ही है। बहुत लंबे अनुशासन की और इसकी तैयारी की जरूरत है। और इसीलिए हम बारीकी से अब देखिए ये जो कर रहे हैं, ये जो गैप्स फिल करने की उसकी आदत है वो अपने आप पड़ रहा है। देखिए हम उसको देख के तुरंत बीच बीच के गैप्स फिल कर लेते हैं। तो ये एक डिसिप्लिनिंग जो हमारे बीइंग की, माइंड की, कि हम माँ को जो रिसीव करें उनकी वाणी को। आप सोचिए कि अगर उनकी वाणी तो एकदम प्योर आ रही है, पर बीच बीच में आपके अगर ऐसे छिद्र हों जो उसमें मिक्सचर डाल रहे हों, बड़ी गंभीर बात है। तो जीवन में आपकी प्यास तो सच्ची हो सकती है, पर उसका जो आविर्भाव है वो तो उतना उस तरीके से होता नहीं। अपन तो चाहते हैं कि एकदम सच्चाई से उसका आविर्भाव भी जीवन में हो। हमारी जो एस्पिरेशन है वो मूर्तिमान हो। कीर्ति दीदी।
हाँ जी, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, समझ आ रहा है कि क्यों आवश्यक है अनुशासन लाना, क्यों हम वो कॉन्क्रीट बनाएगा, हमारे अनुभव को दिशा देगा, जिसकी हमें बहुत, जो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि गंतव्य तो पता है, बीच में जब लेफ्ट राइट टर्निंग पॉइंट्स आएंगे तब हमारे को बहुत आवश्यक होगा इनमें अनुशासन अगर हमारा आ जाए। इसमें किसी को और को कुछ कहना है? स्नेहा? स्नेहा? बहुत क्लियर नहीं है मेरे को ये। हाँ भैया, ये बहुत क्लियर नहीं है मेरे को ये बात। भैया मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बेटा बोल। भैया मुझे ये कहना है कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये थोड़ा सा अपने आप से ही या समझाना चाहती हूँ या खुद ही क्लैरिफाई होना चाहती हूँ कि सपोज एक बहुत बड़ा मतलब भागवत का एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और वहां पे भागवत जो बैठे हुए हैं महान महाराज जी, वो भागवत बोल रहे हैं और जनता भी जितनी है उन्हें बहुत भाव विभोर से सुन रही है। और सपोज वहां पे कोई बैठा है और वो आंख बंद करके उनकी जो भी कथा है उसको इतने आनंदमयी तरीके से, और वो बहुत अच्छे तरीके से बोल भी रहे हैं, उनकी वाणी इतनी मधुर है कि लोग बड़े तृप्त हैं उनकी और बहुत संतुष्ट है उनकी चीजों से। तो अचानक जब आप आंख खोलते हैं तो देख, ये आपको महसूस होता है या अनुभव होता है कि नहीं, वहां तो महाराज जी बैठे ही नहीं, वहां तो बाके बिहारी जी खुद बैठ के अपनी वाणी बोल रहे हैं। तो और फिर वो वहां से उठ के आ जाता है, नेक्स्ट डे फिर वो कथा में जाता है, सेम चीज रिपीट होती है। तो वो अपने आप ही एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि ये तो चीजें हो तो रही हैं बार बार, चलो एक बार चेक करते हैं। हम बीच में ही उठ के आते हैं और फिर जाते हैं, फिर देखते हैं कि है भी कि नहीं है वहां पे। तो वो पुनः जाता है। तो जो आपकी आंखें हैं वो बहुत सुंदर आपको इमेज एग्जैक्टली वही बाके बिहारी जी बिल्कुल वैसे की वैसे बैठे हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली वही इमेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कान भी सुन रही है कि अरे आवाज तो कहीं दूसरी आ रही है, बोल तो कुछ नहीं रहे, लेकिन मूर्ति जरूर स्थापित है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इमेज या अनुभव होती है, तो ये ठीक है हो रही है, लेकिन वो एक बार आया वो चीज, फिर उसके बाद हम जब दोबारा आ जाते हैं तो वाइटल ये सोच, मतलब हमारा जितना भी बीइंग है वो इतना सोचने लग जाता है कि नहीं, मेरे को तो ये अनुभव हुआ है और मैं एक अपने पायदान से ऊपर उठ गया क्योंकि मेरे को ये चीज हुई है और मैं इस चीज को लोगों के सामने बहुत अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि ये मैंने अनुभव की हुई है। लेकिन वो आंखें आपकी कान में जो आपने उनकी भजन लीलाएं सुनी और अंदर से आपके अंदर जो भी आनंद आया या वो क्षण भर के लिए आया, वो इतना ज्यादा एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। तो उसी बीच माइंड अपने चीजों को डालने लग जाता है कि नहीं, मैंने तो वृंदावन में गया हूँ, मैंने बाकी बिहारी जी के दर्शन भी किए हैं, उनको मैंने श्रृंगार भी देखा है, ये चीजें उनके अंदर सारी हैं। तो एग्जैक्टली मुझे भी वहां पे वही चीज दिख रही थी। तो मुझे लगता है ये थोड़ी चीजें हो सकती हैं अगर हो तो। नहीं, ये बात बिल्कुल, ये तो सही कह रहे हो आप, पर ये तो बहुत ज़्यादा गहरी बात है। देखिए, इसमें तो कई चीज़ें मिक्स हो गई। अनुभव अपने आप में जो हुआ, अगर ये आपके ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो तो बहुत ऊंची बात है। अगर ऐसा होता है तो ये तो सही रूप से चीज़ों को देखना, अनुभव करना है, क्योंकि वो सच्चाई है। आप जो कह रहे हो, अगर उसको ऐसा हो पाता है तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त सिंसियरिटी है बीइंग के अंदर। हाँ, इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि गैप्स फिलिंग आप करें, पर वो तो स्थिति दूसरी है। अपन तो अभी बात बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहे हैं, वो तो आप ले गए, ये तो बहुत अलग चीज़ हो गई। वो तो बिल्कुल, ये तो देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया कि आप उस तरीके से देख पा रहे हैं। पर अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी जैसे ये चलनी है, उसमें ये छेद है, आप जब इसमें चीज़ें डालते हैं तो उस छेद में से निकल जाती है। हम तो इतनी ज़्यादा एक मानो बिल्कुल स्थूल सी बात कर रहे हैं, एक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि ये माइंड का इस तरीके का मैकेनिज्म है। आप जो कह रहे हो वो तो पॉइंट मैंने पहले कहा भी था कि जैसे ही आपको माँ के सानिध्य का
आपके हार्ट में बड़ा अच्छा इमोशन आया, आप भजन गा रहे हैं, ऐसे महसूस हुआ कि आप बिल्कुल वहीं हैं, आंखों में आपके भाव के आंसू भी आ गए, सारी चीज आ गई। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी वाइटल आपको छोड़ के चली गई हो। वो उससे जो जो एनकैशमेंट कर सकती है उसका, वो निश्चित रूप से अपने एनकैशमेंट्स करती है उससे, कि देखिए मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। वो वाइटल के तरीके हैं। पर माइंड को इस तरीके से, माइंड की दूसरी बात है, हम जो वाइटल की बीच में कह रहे हैं यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। वो तो मैंने कहा कि आनंद आपको किसी भी चीज में आता है तो आपके ये दूसरे हिस्से उसको पार्टेक करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं, उसको छीनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसीलिए वेदों में वो कहते हैं कि जब सोमरस आनंद आपको आता है, वो भी आपको माँ को समर्पित कर देना है। वो आप उनको समर्पित कर दीजिए कि आपको साधना का भी आनंद, आप कहते हैं वो आनंद भी माँ को मैंने दे दिया, तब जो है मतलब आप पूर्ण रूप से उसके निहित है। आप करना ही इसलिए चाह रहे हैं, तो ये माइंड से नहीं हो सकती ये चीज, आप माइंड से ये काम नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल मूलभूत एक परिवर्तन आपके अंदर आत्मा का आया है, जिसने पूरे तरीके से आपके नजरिए को चेंज कर दिया, जीवन जीने के नजरिए को चेंज कर दिया। ये तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल अलग स्थिति है, वो सामान्य जीवन की स्थिति नहीं है। हाँ, उदाहरण ठीक है, पर वो माइंड का नहीं। उसमें वाइटल अपने जो बीच में, माइंड ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो उसके सिस्टम्स बनाने की कोशिश करता है, वो उसके तरीके बनाएगा कि नहीं नहीं ये तरीका है उनके पास जाने का। वाइटल उस आनंद को पार्टेक करने के लिए, उसको अपने स्तर के ऊपर उतार लाने के लिए, फिर बाद में जितने हम उसमें परवर्जन्स देखते हैं, उसमें विकृतियां देखते हैं, जैसे विरह की, आप रो रहे हैं, भाव आ रहे हैं। श्री अरविंद ने माने इससे, इसको कोई बहुत ज्यादा प्रश्रय नहीं दिया। वो तो क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी में या जो वैष्णव तंत्र है उसमें तो ये सारी चीजें हैं ही। पर जो आप गीता जब पढ़ते हैं श्री अरविंद की, वो तो बहुत आगे निकल जाते हैं। वो तो दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं कि सारे में आप माँ के निहित पूरे तरीके से आप उन्हीं को समर्पित हैं, और कोई भी भाग आपका पार्टेक, मतलब ये तो कब हो सकता है, जब पूरे तरीके से आप उसमें उसी के निहित हैं, अदरवाइज तो इससे बच नहीं सकते। यही तो मैं कह रहा हूं। और धीरे धीरे आपको महसूस होता है, इसमें कोई ये बात नहीं है कि बुरी बात है, पर आपके जैसे ही कोई भाव आता है, ऐसी कोई चीज आती है, तो आपकी वाइटल दौड़ पड़ती है। वो कहती है अरे वाह, मेरे को तो ऐसा आनंद आया। जैसे ही आपको आंख में से आंसू आते हैं कि वाह चलो, उसमें आप एक सर्टेन तरीके का आनंद उसमें भी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। पर उसको भी जब आप ऑफर कर देते हैं माँ को, तब धीरे धीरे आपका जो यज्ञ है वो आगे निकल पड़ता है। अदरवाइज तो आप वहीं एक स्थान के ऊपर जितनी आपकी उड़ान थी, वो आपका एक क्षितिज हो जाता है कि वहां जाके आप अटक जाते हैं। चलो, इतनी बात तो ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, दो चीजें हैं जो अभी इस विषय के ऊपर जो कुछ आपको क्लैरिटी ला देगी कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो सबसे पहले माइंड का वास्तव में काम क्या है। मन का सच्चा कार्य है, मतलब हम जिसको ज्ञान प्राप्त करने का उपकरण मानते हैं, माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये उस चीज का उपकरण नहीं है। जो आपका मन है, मन मतलब माइंड, मन वो वाइटल को मन मन नहीं, जो श्री अरविंद की जो फिलोसफी है उसके अंदर जो वो उनकी टर्मिनोलॉजी है, तो माइंड जो मन है तत्व है आपका। तो माँ क्या कह रही है, मन का सच्चा कार्य है कर्म की रचना करना और व्यवस्थापन करना। ये आपके इंग्लिश का मैं आपको वॉल्यूम बता सकता हूँ, मतलब वॉल्यूम तो हिंदी में भी वही होगा, पेज नंबर्स आपके डिफर कर जाएंगे। वॉल्यूम है 8 मातृवाणी का, इंग्लिश का पेज नंबर है 189, हिंदी में आप उसके करस्पॉन्डिंग पेज नंबर आप देख सकते हैं। पर मैं हिंदी में अपना खुद का ये गीता में ट्रांसलेट किया हुआ है, अपना जो गीता भाग 2 पेज 135। मन का सच्चा कार्य है कर्म की रचना करना और व्यवस्थापन करना, ऑर्गेनाइज। मन का काम है ऑर्गेनाइजेशन। मन में एक रचनात्मिका और संगठनकारी शक्ति है, और यही वह चीज है जो कर्म के उद्देश्य से
कर्म की व्यवस्था के लिए अंतः प्रेरणा के विभिन्न तत्वों को यथाक्रम रखती है। आपको कोई अंतः प्रेरणा हुई, जैसा कि सबको है कि माँ का कार्य करना चाहिए, माँ के लिए कुछ करना चाहिए। अब माइंड का उसमें काम क्या है कि उससे वो रिसीव करे, जैसे कि वो मंत्री है और वो उससे अपनी ऑर्डर्स ग्रहण करे और करके कैसे अपने काम को ऑर्गेनाइज करता है, कैसे काम की व्यवस्था करता है। अब ये माइंड का काम है। और मन अपने आप को इसी भूमिका तक सीमित रखे, अंतः प्रेरणाओं को ग्रहण करे। आपकी जो इंस्पिरेशंस आती हैं, वही मैंने कहा कि आपके जो रिवील हुई कोई सत्य आपको महसूस हुआ जीवन में, उसके ऊपर डाउट करने का इसको अधिकार नहीं है। पर उसका जो फॉर्मुलेशन है कि माइंड उसको किस तरीके से ग्रहण कर रहा है और कर्म में किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट करने का प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर तो निश्चित रूप से संदेह होना चाहिए। किसी ने ऑर्डर क्या दिया, उस ऑर्डर के ऊपर संदेह नहीं हो सकता, पर बीच में संदेशवाहक ने बीच में क्या क्या मिलाया, उस पर तो निश्चित रूप से संदेह, आपको संदेह होना चाहिए। और वो एक आध बार आप डायरेक्टली अगले से पूछ लोगे कि आपने यही संदेश दिया था, या आपके पास सील पैक आए, मतलब आपके पास संदेश बीच में टेम्पर होने की कोई संभावना ही न हो, वो आपके पास बिल्कुल सील्ड लिफाफे के अंदर आए। सील्ड मतलब उसमें बीच में आपका कोई व्यवधान नहीं हो, जो कि कितने जो रिसीव करते हैं लोग डायरेक्टली, आती है चीजें उनके पास, पर वो तो हर जने के साथ संभव नहीं होती। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं सीधे टाइपराइटर के ऊपर सीधे ही लिखते थे। माँ की कितनी सारी वाणियां हैं, वो कह रही है जैसे ही मेरे को आप कुछ पूछते हो, मैं तुरंत उसको रेफर कर देती हूँ सुप्रीम को, और वहां से धारा प्रवाह जो उत्तर आता है वो अपने आप बह उठता है। मैं तो उनको तो बाद में पूछना होता था कि मैंने क्या उत्तर दिया। जैसे ही उनको लगता था कि वो अपने बीच में कोई इंटरवेंशन कर रही हैं, तो उसको कट शॉर्ट करती थी। ऐसे ही कितने सारे लोग हैं। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मेरे को तो तुरंत ऐसा हुआ, बस ये बोलो, धारा प्रवाह बोल जाते हैं 1 घंटे, उनको यही नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूं। उसको आप काफी हद तक ये कह सकते हैं कि वो एक आपके माध्यम को काम में लेके एकदम ट्रांसपेरेंटली उसको बिल्कुल बाईपास कर जाती है वो चीज, और एक्सप्रेस कर देती है। इसी तरीके से वेदों में एक मात्रा तक का कोई ह्यूमन एरर की कोई संभावना नहीं है। तो ये मन का जो काम है, अपने आप को इसी भूमिका तक सीमित रखे, अंतः प्रेरणाओं को ग्रहण करे, वे चाहे ऊपर से आए अथवा अंतरात्मा के गुह्य केंद्र से, मतलब आपके हायर जो रेंजेस है आपकी, वहां से आए, या फिर आपके साइकिक से जो गुह्य उसका ओकल्ट जो उसका सेंटर है, उसका जो सीक्रेट सेंटर है आपके अंदर, उससे वो आ सकती हैं, उनको वो ग्रहण करे। आप माँ के लिए जो भाव है उसको कैसे चरितार्थ करें, मन का ये उपयोग है कि बेस्ट तरीके से आपके जीवन को किस तरीके से अब संगठित करो, आपकी जो निरंकुश भावनाएं वगैरह हैं उनके ऊपर उनको अनुशासन में ला के कहते नहीं, माँ के लिए निहित मेरे को कार्य करना है तो बैठो चुप एकदम, या इस तरीके से काम करो जैसे बच्चे को हम अनुशासित करते हैं, या कर्म को संगठित करते हैं, जीवन को संगठित करते हैं, या हमारी जितनी भी शक्ति सामर्थ्य है उससे बिल्कुल घोर रूप से माँ के लिए कर्म करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। ये इसका काम है। और केवल कर्म की योजना का निर्माण करे, चाहे विस्तीर्ण रूपरेखा के साथ या अत्यंत छोटे छोटे ब्योरों के डिटेल के अंदर, एकदम विस्तीर्ण मतलब पूरी उसकी रूपरेखा तैयार करे कि माँ का ऐसा काम करना है। जैसे अपन कर रहे हैं अभी, अपने को एक एजुकेशन सेंटर इस तरीके का चाहिए, तो एक व्यापक रूपरेखा है, उसमें अब डिटेल के अंदर ये जो हम एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं उसके लिए, तो एक रूपरेखा के अंदर अंतर्गत है, उसमें लॉजिस्टिक्स भी हैं, किस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल आएगा, इतना ग्रांड स्ट्रक्चर होगा, और अपन तो सारा का सारा चूने के अंदर बना रहे हैं, तो वैसा मटेरियल मिलना, वैसे कारीगर मिलना, और अपना स्ट्रक्चर भी अलग तरीके का होगा, सारा पत्थर का होगा। तो ऐसे में कैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए, या आप ऐसा उद्देश्य लेके चल रहे हैं तो आप अपना रूटीन किस तरीके का करेंगे, क्योंकि कोई व्यापारिक तो संगठन ये है नहीं, पर फिर भी काम तो सारे हम कर रहे हैं। उनको काम को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हमको सारी चीज की व्यवस्था कैसे करनी है। जैसे माँ व्यवस्था कर ही रही थी, हालांकि माँ तो बिल्कुल अलग स्तर के ऊपर कर रही थी, पर माइंड का उपयोग करके वहां व्यवस्था तो चली, पर उसका उद्देश्य बिल्कुल वैसा नहीं था, बिल्कुल अलग उद्देश्य था जो
आम जीवन के अंदर लोगों का होता है, चाहे जीवन की लघुतम बातों के लिए या महान विश्व व्यवस्था के लिए, जो श्री अरविंद कर ही रहे थे कितने तरीके से। तो यही तो उन्होंने कहा कि मेरा जितना भी काम मैंने किया है, ये मनुष्य जाति के लिए मेरा एक मेंटल जो वर्क है, इंटेलेक्चुअल जो मेरा वर्क है, बौद्धिक, वो मैंने किया है। अब पर अभी तक भी वो तो किसी के कोई गले ही नहीं उतर रहा, कोई समझ ही नहीं पा रहा उसको। तो वह अपने कार्य को पर्याप्त रूप से पूरा करेगा अगर माइंड ये काम करता है। यह ज्ञान का उपकरण नहीं है। माँ कह रही है कि ये माइंड इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, परंतु वह कर्म के लिए, कर्म की व्यवस्था के लिए ज्ञान का उपयोग कर सकता है। मतलब आपके अंदर कोई ज्ञान है, जो हम चेतना में कह रहे थे ना कि आपके ये सारी इंद्रियां वगैरह मानो आपकी चेतना कैसे ग्रहण करना चाह रही है, पर वो एक्सप्रेस भी करना चाह रही है। तो आपकी जो अंतरतम भावनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनकी आप व्यवस्था इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, अब भावना का आपके हृदय दे रखा है, तो आपकी बेस्ट भावनाएं उसके थ्रू कैसे माँ के लिए आप एक्सप्रेस करेंगे विश्व में। शरीर के थ्रू आप कितना अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर और गंभीर से गंभीर, व्यापक से व्यापक कार्य कैसे कर सकेंगे। माइंड के द्वारा कितनी व्यापक रूपरेखा आप तैयार करके उसके आधार पे अपना जीवन और आपके साथ साथ जिन जिन का जीवन संबंधित हो सकता है, पर माँ के लिए आप कैसे उस चीज की व्यवस्था करेंगे, ये आपके उपकरण का काम होना चाहिए, जो आपकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। परंतु वह कर्म के लिए, कर्म की व्यवस्था के लिए ज्ञान का उपयोग कर सकता है। यह सुव्यवस्था और रचना का एक उपकरण है, और यह जब सुविकसित होता है तो बहुत शक्तिशाली और बहुत सुयोग्य उपकरण होता है। यही बात अपन कर रहे थे, बहुत जबरदस्त पोटेंसी इसमें आ जाती है। अदरवाइज हम कहते हैं कि भाई अंदर है हमको ये, मैं बार बार जो ये आप लोगों से थोड़ा सा ये कह रहा हूं कि आप इसको लिखिए, इस चीज को एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है अदरवाइज वो पंगु रह जाएगा। माँ कह रही है ना कि ये शक्तिशाली और सुयोग्य उपकरण होता है जब ये सुविकसित होता है। तो आप माँ के लिए अगर कार्य करना चाहते हैं तो इसको कल्टीवेट करना ही पड़ेगा। आपके शरीर को, आपकी भावनाओं को, जितना ही आप इन चीज़ों को इनके द्वारा एक्सप्रेस करेंगे और इस इंस्ट्रूमेंटलिटी को इस काम के लिए उपयोग में लाएंगे, तो आप पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज भी आपको मिल रहा है। अभी आपको सर्टेन वोल्टेज मिल रहा है, आप वही काम में नहीं ले रहे। एक्सप्रेशन में अगर आप उतना पावर काम में नहीं ले रहे जितना माँ आपको दे रही है, तो और ज़्यादा आपको क्यों मिलेगा। आप तो प्रवाहित कर ही नहीं पाएंगे, आपका उसमें कोई प्रैक्टिस भी नहीं होती उससे गंभीर चीज़ को प्रवाहित करने की। तो जैसे जैसे आप अपनी डीपर एस्पिरेशंस को अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा, कर्म के द्वारा, भाव के द्वारा, आपके पास लोगों के कोई भी संपर्क आते हैं, आपको प्रैक्टिकल लगता है या नहीं लगता है, मोल्ड करो उसको माँ की लाइट में। वो उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा वो तो बाद की बात है। अच्छा नहीं लगेगा, आपसे दूर चला जाएगा। पर कुछ जो लोग आपको दूर महसूस होते हैं वो आपके नजदीक भी तो आ जाएंगे। तो आपका जो परिकर तय होगा वो तो माँ की लाइट में अपने आप तय हो जाएगा। पर आप शुरू कीजिए इस तरीके से, आप किसी भी चीज को, जो आपके रेस्पॉन्सेज हैं, आपके तौर तरीके हैं, वो माँ की लाइट में। कितने कितने लोग कितने कितने उद्देश्यों से काम कर रहे हैं, तो अपने को इसमें शर्म की, हेजिटेशन की, घबराने की, भय की, इनकी तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है। कितने कितने उद्देश्य लेके लोग चल रहे हैं, इतने घृणित उद्देश्य तक भी हम जिनको लगता है कि वो लेके अगर जीवन में उस एजेंडा को वो अगर प्रेस कर रहे हैं, तो माँ का एजेंडा प्रेस करने में, उसको क्लेम करने में, उसका दावा करने में, असर्ट करने में कहाँ दिक्कत है। और अगर दिक्कत है तो किसी को हो, तो हमको अगर ये लगता है तो हमारे मन से, वाणी से, कर्म से, फीलिंग्स, हर चीज से उसको असर्ट हम कर सकते हैं। और ये हमारे इंस्ट्रूमेंटलिटी है, उसका एकमात्र उपयोग यही है कि जो माँ की जो वाणी है उसके प्रति हमारा कमिटमेंट है, हम उसको मूर्त रूप प्रदान करें, हम उसको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट प्रदान करते हैं। मनुष्य जब अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना चाहता है, उदाहरणार्थ अपनी सत्ता के अंदर विभिन्न तत्वों को उनके स्थान पर रखना चाहता है, तो वह इस बात को बहुत स्पष्ट रूप में अनुभव कर सकता है। जब आपको रीऑर्गेनाइज करना चाहते हो अपने जीवन को माँ के प्रकाश में, या आपको गहरा कोई भी चीज आई उसके प्रकाश में, तो आप तुरंत इसकी महत्ता जान सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी।
क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करता है कि नहीं, जीवन में ये चीजें तो अंकुश लगाने की हैं, ये चीजें हैं, ये इस डायरेक्शन में मेरे को चलना चाहिए, तो ये इसका उपयोग है। एक ऐसी विशेष बौद्धिक क्षमता है जो एकाएक प्रत्येक वस्तु को इसके उसके स्थान पर रख देती है तथा एक योजना बना लेती और व्यवस्था कर लेती है कि अभी आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वाणी अगर आश्रम में है तो भी माँ जैसा कह रही है वैसा करो। आपके अंदर से तुरंत एक इंटेलिजेंस निकल के आती है कि दूसरा कोई क्या कह रहा है, पर माँ की वाणी है वो सर्वोपरि है, तो आप उनको वहां स्थापित कर देते हैं कि किस किस हायरार्की के ऊपर उसको स्टेशन करना चाहिए। वैसे ही आप जीवन में अपने कर्मों को, भावों को, व्यक्तियों को कितना महत्व देते हैं, वो महत्व निर्धारित कौन करेगा? आपका जो आंतरिक उद्देश्य है वो। अगर आप वो सच्चे हैं तो जीवन में निर्धारण उसके आधार पे होगा। भाई हर जना निर्धारण तो करता है, कोई अपने व्यापारिक जो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उनके कारण करता है, या किसी के और कोई दूसरे हेतु हैं उनके कारण करता है। आप इसकी बजाय अपना ओरिएंटेशन अगर माँ के आधार के ऊपर इन चीजों का निर्धारण करेंगे, जीवन में सारा परिवर्तन आ जाएगा। और वह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मन से आता है, मतलब अंदर से आपको कि माँ सर्वोपरि है, ये माइंड नहीं कहेगा आपको। ये तो एक डीपर ज्ञान है कि इस समय मेरे को यहां बैठना चाहिए। जैसे आपने ये देख लिया कि मैं एक्चुअल में ये काम कर सकती थी, मैं 10-10 मिनट करके ये कर सकती थी, ये काम माइंड भी कर सकता है, पर क्यों एक डीपर चीज इसमें सम्मिलित होती है? क्योंकि माइंड कहता है इसका उपयोग क्या। डीपर चीज आपको ये कहेगी रे यही तो सबसे कीमती चीज है जीवन के अंदर। माइंड को तो पता ही नहीं ना इस चीज का कि वो डीपर है या हायर है, क्या है। वो तो ये पूछेगा भी क्या करना है मेरे को ये बताइए। उसको बताएंगे ये बिल्डिंग बनानी है, वो एक रूपरेखा तैयार कर देगा, या ये उद्देश्य है, इसके आधार पे जीवन में मेरे को ये क्रिकेटर बनना है, तो वो कहता है सुबह जल्दी उठो, ये प्रैक्टिस करो, ये सारे नियम पालन करो। या आपको एक आश्रम में रह रहे हो तो उसके अंदर वो कहेगा भी ये व्यवस्था करो। पर एक डीपर आपके कोई चीज होती है, वो आपको कहती है यथा स्थान कौन कौन सी चीज को कहाँ कहाँ रखना चाहिए। बच्चे को बच्चे के स्थान पे रखना चाहिए, जो आपका गाइड है उसको गाइड के स्थान पे रखना चाहिए। अब गाइड को आप सामने बिठाने की बजाय पीछे ही पीछे गाड़ी में बिठा लो तो आपकी यात्रा कैसी होगी आप सोचिए। तो उसको यथा स्थान बिठाने की जरूरत है। वह एक ऐसा ज्ञान है, जैसा कि मैंने कहा, आत्मा की गुह्य गहराइयों में से अंदर से आता है आपके, अथवा एक उच्चतर चेतना से आता है, और मन उसे भौतिक जगत में एकाग्र करता तथा उच्चतर चेतना को कर्म का आधार देने के लिए उसे व्यवस्थित करता है। भाई एस्पिरेशन आपकी माँ के लिए, पर आप वो पुस्तकें देखते हैं, अपना जीवन उस तरीके से अनुशासित करते हैं, आप उस तरीके की नहीं ये भाव तो गलत है, माँ के आधार पे नहीं है, ये कर्म गलत है, आप करते हैं ना व्यवस्था। आप अपने समय की भी व्यवस्था करते हैं, आप अपने सब चीज़ों की कोशिश करते हैं कि भी इस स्तर से आगे तो नहीं जा पाएंगे। हर जना हम में से जो बैठा है, एक स्तर पे सबने ये महसूस किया है कि माँ के प्रति जो कमिटमेंट है उनको एक स्तर से आगे गलती करने से रोक देता है कि इससे आगे नहीं, ये तेरी लिमिट है, इससे आगे नहीं जा पाएगा, इसके अंदर रहो। पर अच्छा हम फेंस के ऊपर बैठे रहे कि इससे आगे नहीं जा सकते, ये आइडियल स्थिति नहीं है। बजाय इसके कि हमको गर्भगृह में जाना चाहिए जहां भगवान विराजमान हैं, बजाय इसके कि बाहरी अहाते के अंदर हम रुक जाएं और मंदिर की जो पेरिफेरीज है बाहर की वो उसमें चक्कर काटते रहें, उसकी बजाय तो हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? हमको वहां से जाके और सारी चीज का व्यापक जो है वो विहंगम परिप्रेक्ष्य भी होना चाहिए, वो सारी चीज होनी ही चाहिए। और ये सारा काम इसमें माइंड की उपयोगिता है। तो भौतिक जगत में इन सारी चीजों को वो कंसंट्रेट कर सकता है, उनको मैनिफेस्टेशन के अंदर सहायक कर सकता है, आपकी लोअर इंस्ट्रूमेंटलिटी को। नीचे आपके जो भी उपकरण है जैसे प्राण और शरीर और उसकी आदतें और उनकी जो भी चीजें हैं, मनुष्य को यह अनुभव उस समय बहुत स्पष्ट रूप में होता है जब वह अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहता है। और फिर इसका अन्य एक उपयोग भी है। तो एक तो उपयोग ये हो गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट है आपका माइंड। दूसरा उपयोग, मनुष्य जब अपनी तर्क बुद्धि के तर्कशील केंद्र के विशुद्ध तर्क बुद्धि के संपर्क में होता है तो समस्त प्राणिक आवेगों के ऊपर यह एक शक्तिशाली नियंत्रण होता है।
ये सबसे पहला, तो बाद वाला तो बाद में आता है, सबसे पहले जो इसका उपयोग है हमारी जो लोअर टेंडेंसीज हैं उनके ऊपर एक अंकुश लगाने का काम ये करता है। इसीलिए जो एजुकेशन है वो सबसे पहले तो आपकी जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाने का उसको सेंस होना चाहिए कि मेरे शरीर में ये रोग है, ये चीजें मेरे को नहीं खानी चाहिए। तो कोई भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, उसका जीवन ऐसे अनुशासनों से चारों तरफ से बंधा होता है कि वो बीमार से बीमार व्यक्ति भी तुरंत अनुशासन के कारण तुरंत अपने आप को सही कर सकता है, और वही एक सही व्यक्ति है अपनी आदतों के कारण, गैर अनुशासन के कारण, और ऐसी विभीषिकाओं में पड़ सकता है। इसलिए श्री अरविंद कहना, डिसिप्लिन एक इतनी जबरदस्त चीज है कि व्यक्ति अपने समय और अपनी गतिविधियों का स्वामी बन जाता है। कि आप अगर नियमित रूप से या डिसिप्लिन से कोई चीज कर सको तो आप स्वामी बन जाते हो अपने टाइम के, अपने जो जितना भी आपका जीवन है उसके स्वामी बन जाते हो। जो कुछ प्राण जगत से आता है उस पर उसके द्वारा बहुत दृढ़ता के साथ संयम प्राप्त किया जा सकता है, उसे नियंत्रित और व्यवस्थित कर्म में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे आप अगर बुद्धि से ये सोचेंगे कि हमने एक संकल्प किया है माँ की वाणी को समझने का, अब आप बिना वाइटल के इंटरफियरेंस के आप तुरंत ये जान जाएंगे कि अभी जो अनुशासन हम लिखने का या चर्चा का या जो भी कर रहे हैं, आपकी बुद्धि तो कहेगी कि इस मार्ग में होना ही चाहिए, आपकी वाइटल कहेगी कि भी इस समय तो कोई दूसरा काम कर लेते हैं, शरीर कहेगा सो जाते हैं, थकान है, ये है वो है, या जो जो उसके जिस जिस तरीके के बहाने हैं। पर शुद्ध बुद्धि है वो कहेगी ना, ये चीजें नहीं चलेगी, आपको अनुशासन लाना पड़ेगा। इस समय आपने ये तय किया है जीवन में तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपके अगर कोई रोग भी है तो अगर ये बिल्कुल कोई इंडिस्पेंसेबल ही भी नहीं हो गया कि भी मेरे को इस समय रेस्ट ही करना पड़ेगा, मेरी कोई ऐसी कंडीशन है, तो जैसे माँ कहती है दवाइयाँ आपको बिल्कुल जब निहायती जरूरी हो जाए उससे पहले नहीं लो। और माँ ने कहा ये निहायती जरूरी वाली बात भी थ्रेशोल्ड आपको बढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि हर मिनट ही निहायती जरूरी हो जाए आपके लिए, फिर तो निहायती जरूरी क्या हुआ। ये ही मन के दो उपयोग हैं। तो एक तो क्या करता है, वो व्यवस्थित करता है आपकी जो सारी एस्पिरेशन को कर्म में कैसे उसको आपको डालना है उसकी व्यवस्था करता है। इसीलिए अपना काफी जोर इसके ऊपर है। तो ये एक नियंत्रणकारी शक्ति है लोअर आपकी जो नेचर है उसके ऊपर। हालांकि एक लिमिट से ज्यादा अगर आपके डीपर और हायर पार्ट्स आपके साथ नहीं है तो आपको मार्गदर्शन नहीं है, आप नियंत्रण एक छोटे स्तर पे कर सकेंगे। जैसे माँ कहती है कि बचपन में मेरी माँ मेरे को कहती थी खाने की टेबल पे कोई टाइम माँ अगर कह देती मेरे को ये पसंद नहीं है, तो माँ की जो मदर थी वो कहती थी नहीं तेरे को बहुत आगे जाना है, तू ऐसी छोटी चीजों में नहीं अटक सकती। पर माँ ने कहा, मेरी माँ को ये सेंस नहीं था कि मैं कितनी आगे जाऊंगी। तो ये एक नियंत्रणकारी शक्ति है जो बुद्धि को ये कहती है ना, अपने को आगे जाना है, ये छोटी छोटी चीजें हमको नहीं रोकनी चाहिए। नियंत्रण करने का साधन है और दूसरे व्यवस्था करने की शक्ति है, वही इसका सच्चा स्थान है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ये एस्पिरेशंस हैं और हैं उसमें प्रवेश करके उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दे। आपको कोई अंदर से मां महसूस हुई, उसको ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो उसका फील्ड नहीं है, स्फीयर ही नहीं है उसका, क्योंकि वो एक दूसरे स्फीयर की चीज है। आपको हृदय के अंदर भाव आया, उसको ये स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता। हाँ, अगर लोअर टेंडेंसी है उसके अपने तरीके हैं कि भैया ये नहीं चल सकती, ये वाली चीज नहीं चल सकती। तो इतनी बात तो क्लियर है। क्या ये बातें स्नेहा समझ में आई? ये एक एक चीज तो एक दूसरी और है इसमें, दूसरा पहलू जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूं। पर इतने तक तो क्या ठीक है क्या कीर्ति दी, विनीता? हाँ भैया क्लियर है। हाँ पंकज क्लियर है, मतलब जो समझ आया है, क्योंकि बहुत गैप्स होते हैं। आपने बताया कि नियंत्रण और व्यवस्था, माइंड के ये जो दो फंक्शंस हैं, इसके प्रति अगर हम सचेत होना शुरू कर दें, मेरे को पर्सनली लगता है बहुत बड़ा स्टेप अहेड हो जाएगा। अभी तो बिखराव सा है,
तो मन का रोल समझे, ये रोल है हाँ, ना? तो ये तो माइंड का रोल है कि एक तो वो व्यवस्था करता है, उसका हस्तक्षेप, आपकी अंतः जो प्रेरणा है, जैसे आपने कहा कि आपको एक बड़ा कॉन्क्रीट, और हम में से नंद किशोर जी उनके अपने तरीके के अनुभव हैं, तो माइंड की कोई औकात नहीं है कि वो उसको स्क्रूटनाइज करे। पर हाँ, ये आवश्यकता है, माइंड का रोल खत्म थोड़ी हो गया, पर माइंड तो दिया है, किसी काम के लिए तो दिया है। तो जो आपको गहनतम जो अनुभव हुआ, अब आप अपने जीवन की व्यवस्था भी तो करेंगे, खाली अनुभव तक ही थोड़ी छोड़ देंगे उसको। अब आप जीवन की व्यवस्था किस तरीके से करेंगे, उसको सुव्यवस्थित करने में, और आपकी जो लोअर टेंडेंसीज है, इस टाइम अगर शरीर एक चीज कह रहा है, या प्राण शरीर को बेचारे को परेशान कर रहा है, समय पे सोने नहीं दे रहा, पर अगर समय पे उसकी नींद जितनी बजे पूरी हो जानी चाहिए उससे अलावा सो रहा है, जो भोजन उसको नहीं करना चाहिए बेचारे शरीर को वो भोजन करवा रहा है, उनके ऊपर माइंड कंट्रोल करके कह देता नहीं, शरीर के ऊपर आप अत्याचार नहीं कर सकते। तो वो शरीर को जो न्यूट्रिशन है, देखिए जो लालची व्यक्ति है वो शरीर को वास्तव में न्यूट्रिशन भी नहीं दे पाता, और बुद्धि से सोच के, जैसे माँ कहती है कि अगर आपको बिल्कुल केमिकल कॉम्बिनेशन इनका और चीजों का पूरा पता हो अच्छे से, तो आप शरीर को जो जो न्यूट्रिशन जरूरी है, और आप जितना काम कर रहे हैं कितना क्या जरूरी है, और थोड़े से आप अंदर से अवेक हैं, तो आपकी आंतरिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे आप जानते हैं कि आपका इंटेक कैसा होना चाहिए। अगर ऐसी हार्मनी में आपके डिसबैलेंस होगा ही नहीं ज्यादातर, तो आपको रोग होगा ही नहीं। हाँ, फिर तो दूसरे इंटरवेंशन से, कोई होस्टाइल इंटरवेंशन है, वो आपको साधना पे जाना ही नहीं दे रहा, आपकी हड्डी तोड़ डाली, कोई आके आपके साथ कोई ऐसी बात कर लेता है, वो तो एक दूसरी बात हो गई। पर एटलीस्ट माइंड का जो रोल है वो आपके जीवन को आपके उद्देश्य की लाइट में और रीस्ट्रक्चर कर देगा काफी हद तक। पर जब तक वो खुद इवोल्व नहीं होता, आप जैसे जैसे आगे चलते हैं, देखिए आप कई बार तो पहचान ही नहीं पाते कि माइंड तो स्थूल माइंड है, उसका तो ऐसा, उसकी भी एवोल्यूशन हुई है साथ साथ में। और इसीलिए जो आपका इवन माइंड है और इंटेलेक्ट है, ये खुद भी धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं, क्योंकि एक सीमा के बाद तो ये उतने विचारों को, उतने भावों को धारण नहीं कर सकते। तो जितना ही आप हायर जाएंगे, इनको भी तो हायर और ज्यादा रिफाइंड होने की आवश्यकता है। अब अपन और भी ज्यादा टेक्निकल पार्ट के ऊपर आते हैं कि वास्तव में गैप्स आते कहां से हैं और उनकी डिसिप्लिनिंग क्या हो, इसके ऊपर ये एक फंडामेंटल बात है कि जो हम कह रहे हैं कि माइंड की ये नेचर है वो कैसे है और किस तरीके से उसमें क्या करना चाहिए, उस पे एक बार आ जाते हैं अपन। ये ध्यान से समझने की चीज है, और क्योंकि ये तो एक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही है। ये अपना जो मैनिफेस्टो है वो भी आप लोगों के पास है, इनफैक्ट हिंदी वाले में से मैं आपको बता दूंगा। मैनिफेस्टो का तो है पेज 99, और जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है अपना, उसका पेज नंबर है 126। ये मिक्सचर आता कहाँ से है, मतलब हम खाली चाहें कि हमारा माइंड ऐसा न करे तो भी हम रोकें कहाँ से, कि मैं कहूँ मेरे घर के अंदर ये चूहे प्रवेश कर रहे हैं, पर घुस कहाँ से रहे हैं, मतलब वो इम्प्योरिटीज या ये समस्याएं कुछ अपने को उनके एंट्री पॉइंट्स का पता चले। तो पहले तो ये है कि इंद्रियों की शिक्षा व उनका प्रशिक्षण, आपके जो सेंसेस हैं उनकी जो एजुकेशन है। अब इसमें पहले तो आपके देयर आर, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि 6 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती हैं। भाई आपको कहीं से भी कोई भी एक्सपीरियंस हुआ, कहीं बाहर से आपको अंदर से अनुभव हुआ, पर अंदर वाले का क्या, बाहर से आपको जो हो रहा है उसमें ही अगर मिक्सचर हो रहा है, तो उसके ऊपर तो अपन तुरंत पहले तो सचेत तो होना शुरू करें कि ये मिक्सचर हो कहां से रहा है। तो ये कह रहे हैं 6 ज्ञानेंद्रियां हैं आपके पास
जो ज्ञान प्राप्त करती हैं में सहायक होती हैं। प्राप्त तो बहुत अलग तरीके से, क्योंकि वो तो ये खाली तरीके हैं, ये बहाने हैं जो हमने पहले भी पढ़े समझे थे कि वास्तव में तो चेतना किस तरीके से पूरे विश्व को सेंस करती है, वो अपने तरीके से सेंस करती है, पर ये सहायक हैं उसमें। 6 कौन सी? दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्पर्श, रस और मन। मन जो है वो भी एक अपने आप में सेंस है, पर एक्चुअल जो सेंस है आपकी जो इंद्रिय है वो मन ही है। ये तो खाली तरीके हैं, इनमें से जो अंतिम है उनको छोड़कर बाकी सभी बाहर की ओर देखती हैं। बाहर की ओर कौन कौन देखता है? आपकी दृष्टि, मतलब आंखें बाहर देख रही है। श्रवण जो है वो बाहर की चीज सुन रहा है। घ्राण जो मतलब सुगंध है, स्पर्श है और रस है। इसके अलावा जो मन है वो उनके अलावा, मन के अलावा जो 5 चीजें हैं वो बाहर की ओर देखती हैं और भौतिक तंत्रिकाओं और उनकी मूल इंद्री, मतलब ये जो 5 आपकी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, साइट है, स्मेल है, टच है, टेस्ट है, ये इस तरीके से जो भी ये 5 हैं वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी। एक तो भौतिक तंत्रिकाएं और उनकी मूल इंद्री, मतलब आंख। एक तो आंख और उनकी जो जो नाड़ियां हैं या जिनके थ्रू वो इंफॉर्मेशन जा रही है, के द्वारा बाहर से विचार सामग्री एकत्रित करती हैं। कान के अंदर आपके वो ईयर ड्रम सही नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रही। आंखों के रेटिना के अंदर कोई आपके दिक्कत है, उसके ऊपर कोई चीज आ ही नहीं रही, तो वो एक फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको वो इमेज बन नहीं पाएगी। हालांकि माइंड उसके अलावा भी चीजें ले सकता है। जो जिस व्यक्ति की आंखें नहीं होती वो भी जगत को जिस तरीके से सेंस करता है हम तो समझ ही नहीं पाते, और वो बिल्कुल अचूक तरीके से। आंख वाला तो कई बार गलती कर जाता है, बिना आंख वाला अपनी जो उसकी जो अंदर से जो फीलिंग या उसके जो भी एक आंतरिक सेंस होता है वो उसमें चूकता नहीं है। सामने कोई ठोकर की चीज पड़ी है तो भी उसको पहले सेंस हो जाती है वो चीज। और अगर इसी चीज को डेवलप किया जाए तो आप डू अवे विथ कर सकते हैं आपकी ये 5 इंद्रियों को, क्योंकि वास्तव में तो ये बहाना बनती हैं। पर आप जो देखना चाहते हैं और जगत को जिस तरीके से सेंस करते हैं, अगर आप एनालाइज करें तो जिस तरीके से 2 व्यक्ति देखते हैं एक ही सीन को, पर एनालाइज बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। जैसे विनीता कह रही थी सामने वो महात्मा जी बैठे हैं, अब वो जिस तरीके से सेंस कर रहे हैं तो फिजिकल आई तो और 1000 लोग बैठे होंगे, उनको तो नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब या वही साहित्य पढ़ के वही चीज देख के तो इंद्रियां तो आपकी बहुत माइनर रह जाती हैं फिर तो। एनी हाउ, अगर हम बाहर से इस प्रक्रिया को शुरू करके देखते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए कि आपके ये 5 तो इंद्रियां हैं और इनके जो मूल जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रिय के जो ऑर्गन है, जैसे आंख है तो सेंस तो आपके है दृष्टि, ऑर्गन हो गया आपके आंख, और उस इंफॉर्मेशन को लेके जा रही है बीच की आपकी तंत्रिकाएं। विचार के सहायक के रूप में इंद्रियों की पूर्णता साधित करना शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक होनी चाहिए। पहले तो जरूरी क्या है कि आपकी इंद्रियां सही रूप से काम कर रही हो। आंखों से आप देख ही नहीं रहे प्रॉपर तरीके से तो विचार की को जो डेटा मिलने चाहिए वो ही सही नहीं मिल रहे। भाई मेरे कान काम नहीं कर रहे तो मेरे को डेटा ही पूरा नहीं मिल रहा। मेरी जीभ सही काम नहीं कर रही, मेरे को डेटा पूरा जो मैं जो ग्रहण कर रहा हूं उसका डेटा मेरे को पूरा नहीं मिल रहा। इंद्रियों से जिन 2 चीजों की मांग की जाती हैं वे हैं एक तो एक्यूरेसी, मतलब यथार्थता, एक्यूरेटली आप उस चीज को परसीव कर पा रहे हैं। सामने रस्सी है, मैं परसीव ही नहीं कर पा रहा कि ये रस्सी है या सांप है या क्या है, तो आप जिस चीज को परसीव नहीं कर रहे उसके बारे में अब भाव या विचार या कुछ भी उठेंगे वो सही कहां उठेंगे उसके आधार के ऊपर। भाई आपने अगर उसको सांप मान लिया तो उससे संबंधित जो विचार उठेंगे वो तो रस्सी से संबंधित कहां से उठेंगे, वो तो सांप से संबंधित उठेंगे।
तो आपके ये इनएक्यूरेसी है, आपके रेस्पॉन्स को भी इनएक्यूरेट बना देगी। दूसरे, सेंसिटिवनेस। एक्यूरेटली आप गणेश जी की मूर्ति तो देख रहे हो, सेंसिटिविटी है ही नहीं ब्यूटी के प्रति, विचार के प्रति, उसके पीछे जो चीज है उसके प्रति, या उसके अलावा स्थूल चीज के प्रति भी। आपको ये टच सॉफ्ट है, रंगों की शेड किस तरीके की है, जो जितना कल्टीवेटेड होता है देखिए वो कितना रिच लाइफ जी सकता है, और वो दूसरा जो अनकल्टीवेटेड है उसको समझा ही नहीं सकता कि एक संगीतकार जितनी रिच लाइफ जीता है, एक पोएट, एक साहित्यकार, या आध्यात्मिक जीवन में भी जिसको अनुभूति है, माँ के निहित जीने में जो जीवन को महत्व मिल जाता है, जो मीनिंग मिलता है, आप एक आम व्यक्ति को कैसे समझा सकते हैं? आप समझा ही नहीं सकते कि जो हार्ट की जो संवेदनाएं हैं उनमें जो आनंद है वो एक स्थूल व्यक्ति खुद अपनी खुद की भौतिक जो जरूरतों को पूरा करता है और स्थूल रूप से उसी के ऊपर रहता है, उसको आप समझा नहीं सकते उस आनंद को। हमें पहले यह समझ लेना होगा कि इंद्रियों की परिशुद्धता और संवेदनशीलता में क्या व्यवधान आते हैं। सबसे पहले तो इसी में ही व्यवधान आते हैं। आपके माइंड का जो गैप फिल करने का काम है वो तो यहीं से शुरू हो जाता है। कौन कौन सी चीज है जो इसमें इंप्योरिटीज ली आती हैं, ताकि हम उनका निराकरण करने के सर्वोत्तम उपाय काम में ले सकें। जो लोग पूर्णता साधित करना चाहते हैं उन्हें अपूर्णता के कारण को भी अवश्य ही समझना होगा। देखो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, कई लोग कहते हैं यार आप इतना मेंटलाइज क्यों कर रहे हो, मतलब इतना इसमें जानने की क्या जरूरत, हमारा माँ के प्रति भाव है, इससे ज्यादा की क्या आवश्यकता है। ये इसी चीज को देखिए, माँ कह रही है कि जो लोग पूर्णता साधित करना चाहते हैं, अगर आप परफेक्शन चाहते हैं, उन्हें अपूर्णता के कारण को भी अवश्य ही समझना होगा। तो आप जब इन डिटेल्स में जाते हैं कि इधर इधर आपके छिद्र हैं और इधर इधर से इंप्योरिटीज आ रही हैं, इनके ये चीजें हैं जो आप में इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस लेके आती है, तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। भाई तुरंत में आप उसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, पर उसकी फंक्शनिंग तो जानेंगे कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स, अब इसमें कोई आध्यात्मिकता की बात थोड़ी है, सबके इंद्रियां हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके इंद्रियां नहीं है? ऐसा कौन है जिसके कोई साइकोलॉजी नहीं है, जो सब्जेक्टिवली चीजों को परसीव न करता हो? तो ये तो सबको आना ही चाहिए, ये तो कॉमन एजुकेशन प्रोग्राम में चीज होनी चाहिए। माँ ये कह रही है, ये तो हर शिक्षक को ये बताना चाहिए। जैसे हम साइंस में पढ़ाते हैं कि आपके ये सेंस ऑर्गन हैं, आपकी बॉडी इस तरीके से काम करती है, तो इसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बताना ही चाहिए कि ये इसमें इंप्योरिटीज आती हैं। तो इंद्रियां अपनी परिशुद्धता और संवेदनशीलता के लिए निर्भर करती है उन नाड़ियों या तंत्रिकाओं, नर्व्स की अबाधित, मतलब आपकी जो चैनल्स हैं, आंख के ऊपर, रेटिना के ऊपर कोई चीज पड़ी पर वो ब्रेन तक जानी तो चाहिए। अगर उसमें बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आपको सही उसका इंप्रेशन नहीं आ पाएगा। ये तो आप सब जानते हैं। जैसे आपकी आंखें फिजियोलॉजिकली, तो आपकी आंख तो ठीक है, पर बीच में कहीं ना कहीं कोई क्लॉट आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पूरी इमेज उसकी नहीं बन पाती। तो अपने आप में ये अंग या इंद्रियां अपना काम बिल्कुल सही करती हैं, पर नेत्र सही आकार प्रदान करता है, कान सही ध्वनि, जीभ सही स्वाद, त्वचा सही स्पर्श और नाक सही गंध प्रदान करता है। इस बात को सरलता से समझा जा सकता है यदि हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में आंख की क्रिया का अध्ययन करें। तो आप ये देखिए कि जब हम कहते हैं माँ को पढ़ने पर, माँ और सीरियल में कितनी डिटेल में जा रहे हैं। तो हम खाली ये कहते हैं कि हम तो भाव प्रधान है, अरे भाव मतलब तो माँ को क्यों जा रही है डिटेल्स में? क्योंकि हम पूर्णता साधित करना चाहते हैं। इन्हीं जो ग्रे जो एरियाज हैं, इनमें से सारी चीजें एंटर करती हैं इन गैप्स के अंदर से। तो कोशिश तो करें इन गैप्स को फिल करने की। अब देखिए माँ उदाहरण दे रही है, रेटिना या दृष्टि पटल पर एक सही चित्र स्वतः ही बन जाता है। मैं देख रहा हूं मेरी रेटिना पे कोई चित्र बना, यदि उसका आकलन करने में कोई त्रुटि होती है तो यह उस अंग का नहीं, आंख ने तो जो उसको इंफॉर्मेशन मिली वो ईमानदारी से वहां डाल देगी। ब्रेन को जो भी है तटस्थ रूप से उतनी जानकारी इंद्री के रूप में, मतलब कान
आपको सही सही सूचना दे देगा कि मेरे को ऐसा सुना। उसका इंटरप्रिटेशन बाद की बात है, और आपकी नाड़ियों में क्या क्या अशुद्धि है या उनमें क्या क्या इनएक्यूरेसीज है वो अब मिक्स कर देंगी, न कि वो एंड ऑर्गन। उसने तो अपना जितना कान को जो करना था, टच को जो करना था, हाँ इनके कल्टीवेशन की जरूरत है, रिफाइनमेंट की जरूरत है, पर इन इटसेल्फ ये अंग जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर उनमें कोई फिजिकल डिफॉर्मेशन नहीं है, आप जन्म से ही आपके आंख नहीं है, तो एक अलग बात है। यह दोष तंत्रिकाओं या नस नाड़ियों के विद्युत प्रवाह के साथ हो सकता है। अब क्या है, आपकी आंख पे कोई चीज बनी, आपकी जो नस नाड़ियां हैं उसको सही नहीं पहुंचा रही, तो उसमें दोष हो सकता है। तंत्रिकाएं और कुछ नहीं, केवल चैनल्स हैं। अपने आप में अंगों द्वारा दी गई सूचनाओं को फेर बदल करने की शक्ति नहीं होती इनमें। आपको कोई पिन नजर आ रही है तो पिन नजर आ रही है, नस नाड़ियां ये थोड़ी कह देगी हाथी रखा है मेरी टेबल के ऊपर। अरे भाई पिन है तो वो पिन दिखाएगी, पेंसिल है तो पेंसिल दिखाएगी। आप कोई मेजरिंग टेप से कुछ नापते हो तो जितना नाप है शुद्ध तरीके से उतना दिखा देगा। ये फेरबदल करने की शक्ति जो आपकी चैनल्स है वो नहीं करती फेरबदल ये, परंतु वाहिका अवरुद्ध हो सकती है, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जो चैनल जारी, जैसे नाली में बीच में कोई रुकावट हो सकती है, और वह अवरोध या तो सूचना की पूर्णता में, कि आपको जो सूचना जितनी जा रही है उसको पूर्णता जो है उसमें कमी ला देगा, उतनी सूचना नहीं जा पाएगी। जैसे कोई हवा आ रही है किसी चीज में से, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो अनऑब्स्ट्रक्टेडली पूरी हवा नहीं आ पाएगी, या फिर उसकी परिशुद्धता में बाधा डाल सकता है। यह बाधा उस अंग तक सूचना पहुंचाने में नहीं आती जहां की वह आवश्यक रूप से और स्वतः ही बिल्कुल सही होती है। आंख पे तो सही है, पर पिक्चर यहां सही तरीके से नहीं बन पा रही, क्योंकि जो बीच की चैनल्स हैं वो अपना काम नहीं कर रही। अब क्या है, अपितु सूचना के मन तक पहुंचने में आती है। पहले ब्रेन से अब वो किस तरीके से आपकी जो सूक्ष्म जो चैनल्स हैं उससे ब्रेन तक मतलब माइंड तक जाने में वो नहीं जा रही। जैसे दो माएँ हैं, दो उनके बच्चे लड़ रहे हैं, सूचना तो बिल्कुल सही जा रही है फिजिकली कि दो जने लड़ रहे हैं ये, पर उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके का होता है, उसमें मिक्स कौन सी चीज हो जाती है कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, या कोई चीज अगर आपसे जुड़ी हो और ऐसा उसका निर्णय आ रहा हो सरकार का, या कोई ऐसी जो चीज हो जिसका आपके साथ संबंध हो, तो उसका इंटरप्रिटेशन आप किस तरीके से करेंगे, देखिए उसमें फर्क आता रहता है। जैसे कोई हम बात कह रहे हैं किसी और के लिए लागू हो रही है, उसका प्रभाव एक अलग तरीके का है। कोई अपशब्द कह रहा है, वो आपके लिए लागू नहीं हो रहा, आप रिएक्ट नहीं कर रहे। जैसे ही वो ही शब्द आपके ऊपर लागू होता है, वैसे ही कोई एक रिएक्शन बिल्कुल अलग तरीके का आता है। क्यों? तो आप देख पा रहे हैं कि फिजिकली या मतलब एक्चुअल में शब्द तो वही है, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन या जो रिएक्शन आ रहा है वो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें साथ साथ मिक्स हो रही हैं। इस बात का केवल अपवाद वह स्थिति है जब एक उपकरण के रूप में स्वयं उस अंग में ही कोई शारीरिक दोष हो। फिर अब यदि यह अवरोध इस तरीके का हो जो सूचना को दिमाग तक जरा बहुत भी नहीं पहुंचने देता, तो इसका परिणाम होता है इंद्रियों की अपर्याप्त संवेदनशीलता। आपकी सेंसिटिविटी आंख की कम है तो सही आपको पिक्चर नहीं मिल रही। चश्मा लगाने के ऊपर भी आपको लगता है कि भी कौन आ रहा है पता नहीं। आप इस उदाहरण से समझिए, अंधेरा है, माइंड कैसे गैप्स को फिल करता है। एक इसका सटीक फिजिकल उदाहरण हम देखते हैं। गेट के ऊपर कोई आ रहा है, आपको पता नहीं कि कौन आ रहा है, अंधेरे में आपको लगता है भी कोई व्यक्ति तो एंटर तो कर रहा है, पर किसी ने कहा अरे तेरी मम्मी आ रही है या तेरे फादर आ रहे हैं, तो माइंड ने तुरंत गैप फिल करके जितनी चीजों को फिल करना चाहिए था उसको, जो पहले नजर ही नहीं आ रहा था, अब उसको वो डिटेल्स भी नजर आनी शुरू हो जाती हैं। कोई फिजिकली थोड़ी भर गई वो डिटेल्स, पर ऑलरेडी उसके चित्त में या माइंड में पहले स्टोर्ड थी। वो गैप उसने जैसे ही फिल किया, आपको वो पूरा विजन आना शुरू हो जाता है जो पहले फिजिकली आपको आ ही नहीं रहा था।
तो अब इसमें तो कोई अनुभव की भी जरूरत नहीं है, भाई कोई आध्यात्मिक अनुभव ही गैप्स हम फिल करें वो बात नहीं है। आप रात दिन ये देखते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशंस हैं, वो आप तुरंत उसको इन्फर कर लेते हैं, उधर वो जो है एक धुआं उठ रहा है तो आप तुरंत ये कह देते ओहो ये किस किस कारण से, गैप्स फिल करते हैं आप, उसमें लॉजिक डालते हैं कि अच्छा ये रीजन रहे होंगे, ये कारण रहा होगा, और उन पूरे कारणों की सीक्वेंसिंग करके जितनी भी आपके जो ये जासूसी वगैरह के जो जितने भी रहते हैं उनमें देखिए वो पूरे के पूरे सीक्वेंसिंग करते हैं ना, 2-4 उनको एविडेंसेस मिले, उनके आधार के पूरी वो एक स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। कौन करता है ये? माइंड करता है, बॉडी तो कर नहीं सकती, वाइटल करता नहीं है ये काम। वाइटल तो स्टोरी कब बीच पे अंदर करेगा, जब आपका बच्चा, आपका रिलेशन, आपका ईगो कहीं ना कहीं उसके अंदर शामिल होगा तो अपने तरीके की स्टोरी बनाएगा। पर माइंड जो है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि तुरंत वो कोई गेट के ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा, अंधेरे में कोई आ रहा, आपको ये कह दिया कि आपका बेटा आ रहा है, तो तुरंत वो गैप्स जो बीच के हैं, इंफॉर्मेशन है, वो फिल करना शुरू कर देता है, जबकि अभी भी पिक्चर पूरी आपके जो ऑर्गन है, जो सेंस ऑर्गन है, उसके ऊपर पूरी नहीं आई है अगर फिजियोलॉजिकली देखी जाए तो, क्योंकि उन अंधेरी कंडीशंस के अंदर उतनी आ ही नहीं सकती थी। तो अगर ये इनसफिशियंसी ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके ऑर्गन के अंदर, तो दिमाग तक वो पूरी नहीं जाती। तो इसको क्या है, इस असंवेदनशीलता को सुधारा जा सकता है जब वे शारीरिक चोट के प्रभाव से या स्वयं उस अंग के दोष के कारण न हो। आंख अगर आपकी फूटी हुई हो तो आप क्या सुधारेंगे उसको, पर अगर उसमें कोई इस तरीके की है, जैसे अपना जो परफेक्ट आई साइट का वहां है पौंडीचेरी में, कितना वो एक्सरसाइज वगैरह से उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और लोगों के फर्क पड़ता है, इसका मतलब उसको सुधारा तो जा सकता है। तो नाड़ी तंत्र में शोधन के द्वारा अवरोधनों को हटाया जा सकता है। इसीलिए जो प्राणायाम के द्वारा, औरों के द्वारा आप नाड़ी शुद्धि करते हैं, तो जो पहले आप जितनी चीजें देख सुन समझ और पढ़ नहीं पाते थे या उसके द्वारा नहीं कर पाते थे, जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं तो तुरंत आपकी जो ये क्रियाएं हैं उसमें ये इनसफिशियंसीज हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, और आप बेटर तरीके से एनर्जी लेवल पे ही नहीं, आप फिजिकली भी आपके जो जो इश्यूज थे आंख के या जो भी सेंस ऑर्गन के, या आप फिजिकली जैसे काम कर रहे थे उनमें फर्क आता है, उनमें परिशोधन होता है। पर इंप्योरिटीज खाली यहां से ही नहीं होती। अब क्या है, इंप्योरिटीज के और दूसरे कारण कहां से, वो गैप्स कहां से फिल होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज उसमें इंप्योर या अपने अपने जो कलर्स हैं वो डालती हैं। तो ये तो खाली प्योरली फिजियोलॉजिकल चीजें हो गई। वाहिका के अंदर अवरोध इस प्रकार का हो सकता है जो सूचना को बिल्कुल भी थोड़ी मात्रा में भी नहीं रोकता, मतलब चैनल्स भी आपकी साफ हैं, आपकी नाड़ियों में दिक्कत नहीं है, आपकी आंखें एकदम, उसकी नजर जो है बिल्कुल पैनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई चीज है जो उसको विकृत कर सकती है। अरे भाई पैनी होने से, कोई बाज की पैनी है, इससे पैनी होना तो एक गुण भले ही हो सकता है, पर उसकी कोई रिचनेस या उसमें और चीजें हैं, खाली वो तो एक एट्रीब्यूट हो सकता है उसका। अब कोई कलाकार है, आंखें हो सकता है उसकी कमजोर हो, और कोई दूसरा जो है उसने बिल्कुल एकदम माइक्रोस्कोप से भी वो उस मूर्ति को देख रहा हो, क्या एनालाइज कर पाएगा, उसके बाहरी रूप को भी वो कोई विशेष एनालाइज नहीं कर सकता। और वहीं श्री अरविंद ने जो एनालिसिस किया है जो आर्ट का, और पर्टिकुलर कुछ उन्होंने पेंटिंग्स का जो एनालिसिस किया है, आप देखिए उन्होंने बुद्ध की एक मूर्ति, एक जो पेंटिंग है उसका जो वर्णन किया है, जिसमें भगवान बुद्ध हैं, उनका बेटा है और उनकी वाइफ है, भिक्षुक हैं वो, जो जो अपनी जो किताब है ना भारतीय संस्कृति के आधार, उसमें भी वो पिक्चर है। जो वर्णन है उनका, मतलब कल्पना से परे का वर्णन है, आप किसी भी आंखों से वो वर्णन देख ही नहीं सकते। कहां से आ गया वो वर्णन, किसने देखा वो? आपकी ये वाहिकाएं तो बिल्कुल साफ हो सकती हैं, डॉक्टर से आप चेक करवाएंगे तो वो कहेंगे कि आपके बिल्कुल सही इंप्रेशंस हो रहे हैं, पांचों सेंसेस के, और सही इंप्रेशंस उठा रहे हैं वो, और आपके सेंस ऑर्गन्स भी एकदम परफेक्ट हैं।
और इनफैक्ट वो जितना होना चाहिए उससे भी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी वो चीजें तो वो देख नहीं पाएंगे, उस हाइट के ऊपर, उस डेप्थ के ऊपर तो वो जा ही नहीं पाएंगे। तो इसका सुपरिचित दृष्टांत, अब इसका एक उदाहरण माँ और दे रही है कि अगर वो शुद्ध हो तो इसमें इंप्योरिटी का एक और स्थान या एक और कारण क्या हो सकता है। सुपरिचित दृष्टांत है भय या संकट। जैसा कि इस टाइम पैनिक आप देख रहे हो, चारों तरफ कितना एयर में आप पैनिक ब्रीद कर रहे हो। अगर आप थोड़े भी सेंसिटिव हो तो जितनी उत्तेजना आप हवा में इस टाइम देख सकते हो चारों तरफ, कि जिसका कोई कारण नहीं है, जब आप उत्तेजित होते हो तो किस तरीके से आपकी क्रियाएं, आपके सेंस ऑर्गन्स, उनमें आप जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जब आप शॉक की कंडीशन में हो, लोग आपको कितनी कितनी बातें कहते तो भी आपको एज इफ आपने कहा मैंने सुनी नहीं। तो ये थोड़ी कि आपकी वाहिकाएं काम नहीं कर रही थी। कौन सी चीज थी जो उस टाइम काम नहीं कर रही थी? कौन सी चीज थी जो रजिस्टर नहीं कर रही थी? ऐसी घटना आपके साथ हुई, आप बिल्कुल भयाक्रांत हैं। या आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई इतना जबरदस्त शॉक लगा है आपको, उस टाइम आपको ये भी महसूस नहीं हो रहा कि 2 घंटे से आप बिल्कुल ठंडी हवा में बैठे हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा। आपके कोई नजदीकी है, उसकी मृत्यु हो गई, आप बिल्कुल एकदम सेंसलेस से बैठे हैं, आपके ऊपर कोई ठंडा पानी भी डाल रहा है तो भी हो सकता है आपकी इंद्रियां आपको रिपोर्ट ही नहीं कर रही। आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, आपको पानी ठंडा ही नहीं लग रहा। आपके कोई पिन चुभा रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा। तो ये थोड़ी है कि आप उसमें, आप कहते हैं मैं तो इस काम में इतना मशगूल था। तो सेंस ऑर्गन्स तो काम कर रहे थे, ऐसा थोड़ी सेंस ऑर्गन्स कोई उस टाइम कहीं कोई चले गए थे, पर इस टाइम उसको ओवर रूल कर रही थी कोई चीजें। तो यहां से भी चीजें एंटर कर सकती हैं। तो उसमें क्या है? भय, आपके जबरदस्त भय है या कोई संकट। तो इनका जो आपकी इंद्रियों पे प्रभाव पड़ता है, ये एक चीज हो सकती है। घोचक होकर मतलब चकरा कर घोड़ा सड़क पर पड़े बोरे को एक खतरनाक प्राणी मान बैठता है। एक घबराया हुआ व्यक्ति रस्सी को सांप, हिलते हुए पर्दे को एक भूतहा आकृति मान बैठता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं की सभी विकृतियों का कारण वाहिका नाड़ियों में प्रभाव डालते किसी प्रकार के भावात्मक व्यवधान में ढूंढा जा सकता है। उनके लिए एकमात्र उपचार है शांत होने का अभ्यास, नाड़ियों की नित्य स्थिरता। यह भी नाड़ी शुद्धि के द्वारा किया जा सकता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को इच्छित शांति या नीरवता प्रदान करता है और मन के शोधन की तैयारी करता है। इससे और गंभीर कौन सी चीजें हैं? एक तो बारी हमने ली, दूसरी इमोशंस आपके जो उठते हैं, भय के, संकट के, आसक्ति के। आसक्ति के कारण कहते हैं व्यक्ति अंधा हो जाता है, स्वार्थ के कारण अंधा हो जाता है, प्रेम के कारण अंधा हो जाता है। मतलब ये जो भाव हैं ये अंधा कर देते हैं, और आप किस तरीके से चीजों को ग्रहण करते हैं, इंफॉर्मेशंस को लेते हैं। आपका बहुत जो घनिष्ठ व्यक्ति है, प्रेमी व्यक्ति है, वो कोई ऐसा काम कर गुजरता है, आपको उसकी गलती तक नजर नहीं आती। कोई दूसरा व्यक्ति बहुत सुंदर भी काम कर गुजरता है, आप उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। सारे दिन मीडिया में हम देख ही रहे हैं भी, डिबेट्स में, हालांकि ये तो कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट्स भी नहीं है, पर वास्तव में अगर डिबेट करनी भी हो, अरे भाई 2 वकील क्या करते हैं, वही तथ्यों के ऊपर किस तरीके से करते हैं आप देख रहे हैं। तटस्थ रूप से वो इस तरीके से दलील देते हैं। तो क्या इससे हमको समझ नहीं जाना चाहिए कि माइंड का जो काम है, अगर उसको लोअर स्तर के ऊपर, वो तो जस्टिफाई करने का काम है, वो तो एक तरीके का भांड है। आपको जो अंदर से, अगर आपको ये है कि माँ की कृपा सर्वोपरि है, सब जगह काम करती हो, तो माइंड सब जगह वैसा देखना शुरू कर देगा। आप अगर ये कहते हो कहीं भगवान है ही नहीं, तो आप सारी थ्योरीज उस तरीके की निकालनी शुरू कर देंगे। तो आप माइंड की क्रिया देख रहे हैं कैसे गैप्स को फिल कर रहा है, कैसे थ्योरीज बना रहा है। वो ही कोई इकोनॉमिक प्लानिंग आती है, 4 इकोनॉमिस्ट्स बैठ के उसके लिए बोलते हैं अगेंस्ट में कि ये इससे ये होगा,
और 4 जने बैठ के कर रहे हैं, इससे सुंदर तो कोई चीज ही नहीं आई कभी। तो दोनों कौन से आधार को काम ले रहे? माइंड को ही काम में ले रहे हैं। और हो सकता है दोनों में कोई कोई तथ्य हो, ये नहीं कि दोनों ही गलत हों। तो हमने 2 चीजों की बात करी, पर अब इससे और गंभीर बातें क्या हैं? तो सूचना में एकमात्र मन के द्वारा आता है। अब क्या है कि बारी अगर वाहिकाएं ठीक हो तो अब जो व्यवधान आएगा वो आएगा मन के द्वारा। भाई आप सोए हुए हैं, मन में कोई इस तरीके का आपने सपना देख लिया, आप देखेंगे कि जब तक वो सपना अपने आप को नेक्स्ट जो दिन के ऊपर या 3-4 दिन तक अपने आप को कर नहीं लेता, तब तक आप बार बार, डिपेंड करता है सपना किस तरीके का, किस जगह से आ रहा है। कितने साधक हैं बाहरी रूप से अपने को संयम में रखते हैं, मन में अपने उस तरीके की चीजें आती हैं, मैनिफेस्ट तो कहीं ना कहीं करना चाहती हैं वो, और फिर आप उसी ट्यून के ऊपर कहीं ना कहीं वो पोल्यूट कर जाती हैं आपको। कोई विचार आ जाएगा, कोई भाव आ जाएगा, कोई स्थान पे आप जाते हैं, कोई व्यक्ति कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो व्यक्ति उस फील्ड का हो वो उस तुरंत चौकन्ना होकर उससे 4 बात पूछेगा। जो व्यक्ति उस फील्ड का नहीं है तो कान तो काम उसके भी कर रहे हैं, वो उससे नहीं पूछेगा। ये तो बाहरी बात है, पर उससे अंदर की बात, मन अथवा छठी इंद्रिय स्वयं भी नाड़ियों की ही भांति एक वाहिका है। मतलब आपका जो मन है वो भी एक चैनल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बुद्धि के साथ संसर्ग या संपर्क करने की एक वाहिका है। इसीलिए अब आप वास्तव में मां का कार्य संसिद्ध करना चाहते हैं तो पूरे जगत में अगर आपको उनके अलावा कोई चीज नजर आती है, इसका मतलब अभी भी बुद्धि में वो क्लैरिटी नहीं है। अगर वो क्लैरिटी होगी तो वो मन क्या करेगा, ये वाहिका है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस तरीके की लानी शुरू करेगा और आप उस तरीके की व्यवस्था करनी शुरू करेंगे जो आपका उद्देश्य है। अगर आप वो व्यवस्था नहीं कर रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इस वाहिका में व्यवधान है। भावना ठीक हो सकती है, पर भावना कहां तक जाती है? तो मैनिफेस्टेशन में तो नहीं आ पाती ना। मैनिफेस्टेशन में तो दूसरे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं हम तो यहां होने नहीं देंगे। भावना आप अपनी रखो, आप अपने घर पे कितनी भी भावना रखो, संसार में तो मक्कारी रहेगी, संसार में तो राजनीति इसी तरीके की रहेगी, समाज इसी तरीके का रहेगा। तो अगर हम इस चीज के पक्षधर हैं तो मां श्री अरविंद तो ये बात नहीं करते, वो तो डिवाइन गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो हम अपने बीइंग में ही अगर ये नीड एस्टेब्लिश कर सकेंगे तो बाहर कहां से एस्टेब्लिश कर सकेंगे? तो अपने आप के ऊपर जबरदस्त रूप से ये अनुशासन, इंट्रोस्पेक्शन है। और हर तरीके से कि ये जो इतनी बातें करी वो आपसे कहीं ना कहीं तो मतलब सारे दिन इंद्रियां हमारे भी हैं, चित्त हमारे भी है, मन हमारा भी काम कर रहा है, तो क्यों नहीं हम उसको सचेत होने के लिए पूरा एफर्ट लगाते? हम क्यों नहीं अपनी चीजों को एक एक बचपन से लेके आज तक की इससे रिलेट करके पूरा सूर्य उदय हो जाएगा, हम अपने जीवन को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने लगेंगे, पर हम कर नहीं पाते ये। और इसीलिए जीवन में भाव होने के बाद भी कितना इफेक्टिव हो पाता हम देख रहे हैं। इसीलिए सच्चे में वास्तव में महत्व किस व्यक्ति का है जो जीवन में कर पाता है, जिसमें चाहे क्षमता कम है, क्षमता तो डेवलप होती रहती है। अरे क्षमता के सहारे थोड़ी चीजें होती है, निष्ठा के सहारे चीजें हो रही है। क्षमता तो बाद में अपने आप हो जाएंगी। क्षमता तो आपके पास इतनी सारी चीजें पड़ी है तो उनके कारण थोड़ी कोई पकवान बन जाएगा। मेरे पास कई ऐसे, जैसे कोई माइक्रोवेव पड़ा है, मैंने आज तक खोल के नहीं देखा उसको कई सालों के अंदर, तो मेरे पास पड़ा है इसका मतलब ये थोड़ी है। और जिसको बनाना है वो अपनी व्यवस्था कर भी लेता है। तो इस तरीके से मन जो है वो भी अपने आप में एक चैनल है, वो वाहिका है। इसमें व्यवधान ऊपर से आ सकता है या नीचे से। ऊपर से भी इसमें डिस्टरबेंस आ सकता है, नीचे से आ सकता है, पीछे से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। एक फोन कॉल आपके पास आया और उसने आपको ऐसी बात कही, आप तुरंत डिस्टर्ब हो गए। टीवी पे कोई इस तरीके की न्यूज आई, आप बड़े अच्छे मोमेंट के अंदर थे, एक फोन कॉल आया जी ये मिस्टर ये जो है, या आपका कोई घनिष्ठ है, वो चलते रहे। तुरंत पूरे जीवन में भी आपके एक ऐसा मोड़ आ जाता है। कई लोग जो वास्तव में सेंसेशंस में ही निवास करते हैं वो कहते हैं मेरे तो पूरा जीवन ही बदल दिया इस एक छोटी सी घटना में।
क्यों? क्योंकि वो पता चलता है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था, पर वो अभी निवास तो अपने सेंसेशंस में ही कर रहा था। तो जब वो अपनी मृत शरीर देखता, अपनी माँ का, अपने घनिष्ठ मित्र का, या और इससे भी ज्यादा अपने कोई बेटे का, पति का, तो जो जितनी बातें करी थी उसने साधना की कि समता आनी चाहिए, उस दिन वो कसौटी के ऊपर उतर जाती है कि वो क्या थी या क्या नहीं थी। तो ये वाहिका जो है, इसमें व्यवधान कहीं से भी आ सकता है। बाहरी सूचना सर्वप्रथम ग्रहण करने वाले अंग पर छायांकित होती है। मतलब मेरे को सामने स्क्रीन दिख रही है, ये यहां मेरे को बनी, अब ये जो आगे जाएगी चैनल पर मैं इसका करूं क्या? वो ही आपके पास साधन हो सकते हैं, पर आप उसको किस तरीके से जीवन में काम में लेते हैं, वो एक डीपर इंफॉर्मेशन है। मेरे को जिस तरीके से जगत दिखता है, हर चीज के अंदर माँ की क्रिया अगर देखने की हम कोशिश करते हैं, तो वो वाहिका उस तरीके से काम करने लगती है, उसको सर्वत्र माँ की क्रिया नजर आने लगती है, क्योंकि उसकी वाहिका वैसी है। फिर वह तस्वीर तंत्रिका तंत्र के दूसरे छोर पर, मतलब चित्त पर वो इंप्रेशन पड़ता है। तो सारी जो ये इंप्रेशंस आपके जो सेंस ऑर्गन्स के हैं, वही संचित हो जाते हैं। कहाँ? आपके चित्त के अंदर, जो स्टोरेज है आपका। और मनस उनकी सूचना बुद्धि को देता है। मनस एक ज्ञानेंद्री भी है और एक वाहिका भी है। एक ज्ञानेंद्री के रूप में वह दूसरों की भांति स्वयं ही अपनी क्रिया में खरा है। मतलब जो वो देख रहा है, अगर माउस देख रहा है तो माउस सही देख रहा है। मतलब ये नहीं कि वो माउस को कोई चिड़िया देख रहा है, या वो ये कह रहा है कि ये कोई पिन रखी हुई है। तो वो व्यवहार तो उसके साथ माउस जैसा ही कर रहा है, पर आप उनके साथ व्यवहार करके वास्तव में करना क्या चाह रहे हो, आप जीवन में करना क्या चाह रहे हो, इन सारी चीजों का उपयोग करके, वो एक अलग फैकल्टी है, वो उससे और गहरी फैकल्टी है। तो जहां तक बाहरी एक उपकरण की बात है, ज्ञानेंद्रिय अपने आप में इंद्रिय की बात है, मतलब बाहरी व्यवस्थापन की बात है, वहां तक अपने काम में अगर वाहिकाएं सही हों तो माइंड ठीक है। पर जहां तक खुद एक चैनल होने की बात है कि माइंड के पास इंफॉर्मेशन आई, जो ये आगे पास ऑन करता है, उसमें इंप्योरिटी हो सकती है, उसमें व्यवधान हो सकता है। तो वाहिका के रूप में वह व्यवधान के प्रति खुला है, जिसका परिणाम होता है अवरोध या विकृति। तो ये सारे अवरोध आपके ऊपर से आ सकते हैं। मतलब आपके ईगो ने बीच में कोई एक चीज कही कि पंकज जी ने मेरे को ऐसा कैसे कहा। अब जो पंकज जी कोई भी बात कह रहे हैं, आप देखिए कि एक व्यक्ति आपके लिए 20 साल बहुत सुखद रहा, एक दिन उसने आपके साथ कोई ऐसी चीज करी, अब आपको उसके सारे एक्स, पिछले भी एक्स, आप फिर उसको रीस्ट्रक्चर करके उसी दृष्टि से देखना चाहते हैं, अरे ये तो मेरे साथ पहले ऐसे कर रहा था। तो जब प्रेम की नजर से आप देखते हैं तो व्यक्ति, दुनिया, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आपको वही जो पशु है, आपका पेट जो है, उसको कोई दूसरा कहे आपका कुत्ता, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कुत्ता थोड़ी ये तो ये है, और जबकि एक्चुअल में इंद्री देख रही है भी कुत्ता तो है ही वो। तो ये सारी चीजें मैं फिजियोलॉजिकली या फिर माइंड के लेवल की ये बात कर रहा था कि ये सारे जो गैप्स फिल हो रहे हैं, आपका चित्त बीच में गैप्स फिल कर रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, बारिश हो रही है सपोज, अब बीच में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, मेरे को इस समय अगर वो फायदेमंद है तो मैं कहूंगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। पर अभी मेरी गेहूं काटी हुई पड़ी है खेत के अंदर, तो तुरंत ये कहेंगे भी आज रुक जाओ या कल रुक जाओ। तो खाली भौतिक स्थिति तो वो हो सकती है, पर उसके प्रति रिएक्शन है, और वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से जाती है अंदर से, गुस्सा, भाव, जो जो चीजें पैदा होती हैं, ये तो तुरंत में हम सारे दिन देख ही रहे हैं। अगर कोई चीज हमको उपयोग की नहीं है और वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई, हम कहते हैं भाई मेरे को क्या फर्क पड़ता है, इससे मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो चीज जो आपके उपयोग की थी और उसके अंदर फर्क पड़ता है, तो तुरंत आपके फर्क पड़ता है। क्यों? तो वो चीज जो आपके फर्क डाल रही है, वो क्या चीज है कि आपसे जो संबंध रख रही है,
उसमें अगर कोई चीज व्यवधान डाल रही है तो आपके रिएक्शंस में फर्क आ रहा है। इसी तरीके से माइंड एक क्योंकि वाहिका है, वो जो आपको इंफॉर्मेशंस दे रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, प्लस उसमें इम्प्योरिटीज भी आपकी नीचे से, जैसे सबकॉन्शियस से लोगों के पास आपने कोई आकृति देखी, कामी व्यक्ति है, कोई लस्टफुल व्यक्ति है, उसकी आंखें देखिए जगत को किस तरीके से देखती हैं। एक दूसरा व्यक्ति है, इसीलिए मैंने जो कहा था कि अलग अलग पड़ाव जो आपकी उम्र का है, उसमें जो अपन बात कर रहे थे ना, जो ट्रिपल क्वार्टेट की भी बात कर रहे थे, कितना आपकी दृष्टि में, आपके आंतरिक जो आपका पोइज है उसमें सब में फर्क पड़ता रहता है। तो ये प्योरिटी मेंटेन करना या ये अनुशासन लाना, पहले तो इस बारे में सचेतन होना। ये तो योगिक साधन में भी श्री अरविंद ने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है, पर वो इतना ज्यादा बारीकी से है तो उसके लिए तो थोड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है। स्नेहा वगैरह की क्लास में तो शायद पहले कभी योगिक साधन किया भी था अंकल जी ने, पर वो तो आज अगर पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो अपन और उससे बेटर कंडीशंस में हैं भाई। पहले हम पढ़ते हैं पर हम धीरे धीरे हम भी तो ग्रो कर रहे हैं। इतनी बातें अब आप देख रहे हो कि जो हम बात कर रहे हैं ये बड़ी मूलभूत एक तंत्र की ही बात है, एक इंस्ट्रूमेंट इन इटसेल्फ में ही ये आदत है, और इतनी इतनी चीजें उसके अंदर मिक्स हो रही हैं। यहां अब इसको यहां कंक्लूड अपन, मतलब इसको बेसिक ये इसका नेचर हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। इसमें अगर कोई बात है तो, या इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई हो या कोई चीज हो, तो एक एक अपन ले सकते हैं। स्नेहा। भैया कुछ भी नहीं कहने के लिए। नीता। भैया ये पूछना है कि ये सारी चीजें तो ठीक है, ये सब मिक्सअप तो है ही, और ये चीजें आई भी हैं साथ में, हम इनमें कैसे धीरे धीरे ही सही प्योरिटी कैसे ले आ सकते हैं? या तो हम अपने अंतरात्मा के उसमें जाएं, या माइंड के लेवल पे जाएं, या फिर कुछ हायर चीजें आए जो इसमें प्योरिटीज लाएं। तो इसमें हम क्या ऐसा करें कि हाँ, धीरे धीरे पहले ही दिया था ना उन्होंने ये उत्तर। तो इस पैसेज से पहले जो अपना मैनिफेस्टो है उससे पहले जो मैंने मातृवाणी का पढ़ा कि दो उपयोग हैं मन के, जहां तक हम इसकी बात कर रहे हैं। एक तो है कि वो व्यवस्था करे। व्यवस्था किसकी करे? वो आपके अंदर से कौन सी चीज आ रही है उसकी व्यवस्था करे, जो आपका हाईएस्ट आइडियल क्या है उसकी व्यवस्था करे। तो एक तो ये है व्यवस्थापक शक्ति, व्यवस्था करने वाली। दूसरी है नियंत्रणकारी, जो लोअर जो चीजें हैं जो उसमें व्यवधान डाल रही हैं आपके आइडियल के मैनिफेस्टेशन के अंदर, उनके ऊपर अंकुश लगाए। तो हम दोनों तरीकों से हम काम करेंगे कि शरीर की इम्यून सिस्टम जो है उसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा, और जो अभी तुरंत के अंदर अगर मेरे को कोई बाहरी घाव वगैरह है उस पर भी काम करना पड़ेगा, दोनों स्तर पे। और अगर हमको और गहरा जाना है तो उसके और जो गहरे कारण हैं, जो माँ कहती है कि बिना किसी आंतरिक डिस्टरबेंस के हमको कोई भी बाहरी कोई बीमारी वगैरह भी नहीं हो सकती, तो हमको बाहरी तरीके से भी काम करना पड़ेगा और इस स्तर पे भी। हाँ, पर इतना तो जितना हम जो ये पढ़े हैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल लगता है हाँ इसके ऊपर तो काम करना चाहिए। ये तो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये समझाना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है। अरे भाई, ये तो किसी को भी पता है कि जब आपके कोई ग्रीड है उस टाइम आपके इम्प्योरिटी आ जाएगी सेंस ऑर्गन के अंदर, आप सही चीज देख ही नहीं पाएंगे। आप अगर वास्तव में तटस्थ रूप से कोई चीज का आकलन करना चाहते हैं, जज की सीट के ऊपर अगर आप हैं और अतिशय रूप से किसी के साथ आपकी कोई घनिष्ठता भी है, तो भी एक स्तर के ऊपर आपको तटस्थ होने की जरूरत है, नहीं तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से जगत में अगर आपको सही रिपोर्टिंग चाहिए और उनके आधार पे कि कैसे मेरे को जीवन में सही आपके रेस्पॉन्स देने हैं, तो उनकी गुण धर्म, उनकी क्रिया को सही सही दृष्टि भी, ये लाल है ये पीला है, उनका एक वर्गीकरण तो होना ही चाहिए। इतना हमको समझ में आने की जरूरत है। तो इस तरीके से माइंड बीच बीच में गैप्स को, आप अपने सपनों को एनालाइज कीजिए ना।
फिर आप ये देखिए कि माइंड ने उसकी स्टोरी कैसे बनाई। जैसे नंद किशोर जी बोल रहे थे कि भी कोई अनुभव हुआ, पर हम जब उसको बताने की प्रक्रिया में आते हैं, और कई बार तो इतनी मक्कारी होती है कि हम उसमें खुद आनंद लेना शुरू कर देते हैं कि देखो मेरे को कितना बड़ा अनुभव हुआ। ये तो खैर एकदम और ज्यादा निचले स्तर की बात हुई, पर मैं कह रहा हूं कि जब मन से हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं उस अनुभव की, कोई चीज की, तो हम उसकी एक पूरी कड़ी दर कड़ी कहानी बनाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में कोई जरूरी नहीं है कि वो अनुभव या अंतः प्रेरणा हमको कड़ी के रूप में हुई हो। वो तो एक प्रकाश है, कोई एक फ्लैश में मेरे को जैसे कोई चीज दिख गई, अब वो कड़ियों में थोड़ी दिखी है, पर माइंड तो बिना कड़ियों बेचारा कैसे काम कर सकता है। तो ये इसका अपना एक तरीका है जिसको हमको और परिष्कृत करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जब हमको पता रहेंगी तो एटलीस्ट कम से कम एक बेटर प्रकाश हमारे पास हमारे बीइंग को देखने का तो रहेगा, क्योंकि ये हम सबका बीइंग है। तो इसको न जाने क्या फायदा है, जानना चाहिए। तो यही तो माँ कह रही है कि जो पूर्णता का साधक है, जो परफेक्शन चाहता है, वो छोटी से छोटी अपूर्णता को भी नहीं रखना चाहेगा। तो हम में से इस ग्रुप में अपूर्णता को रखना चाहेंगे, क्योंकि वो तो भरपूर है। अरे मतलब वो तो इतनी प्रचुर मात्रा में है कि हम थोक का व्यापार भी रोज करेंगे और हर क्षण करेंगे तो भी हमारा थोक कम नहीं होगा। खुदरा का व्यापार नहीं, ये तो थोक का है, और हर क्षण थोक के अंदर भी हम ये करेंगे तो भी ये कभी कम नहीं होने वाला है। तो इसमें चिंता मत करो कि आपके कोई स्टॉक खत्म हो जाएगा। ये पर एग्जिस्टेंस बहुत एनरिच हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। आपके जो दायरे हो जाएंगे, जो बात करें, अब जैसे संगीतकार है, दो संगीतकार आपस में जो बात कर रहे हैं, आम व्यक्ति तो कहे यार कितनी बोरिंग बातें, इसकी बजाय तो ऐसी कोई बात करता जो एटलीस्ट खाने पीने की बात करता है, या कुछ जिस तरीके की लोग सामान्यतः बात करते हैं। या मतलब कई बार तो मुश्किल होता है उनके साथ बैठना भी, अगर वो आपकी एस्पिरेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं तो। तब ऐसे काटने को दौड़ती है ऐसी कंपनी, ऐसा लगता है भाग जाओ इनसे दूर। उनको सहज लगता है, उनको आप बिल्कुल अटपटे लगते हैं। कीर्ति दीदी। हाँ भैया, ये समझ आया है। हमें बेसिकली अब ये समझना है कि गैप्स होते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे अनुभव अनुभूतियों को फिल करते हैं, जो कि उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। तो आपने हमें बहुत सारे माओ श्री अरविंद के आधार पर तरीके बताए हैं कि ये कैसे फिल हो सकते हैं। इसमें हमें बहुत सचेत होना है, ये अंदर से कहाँ कौन सी बात आ रही है, बाहर से कौन सी बात आ रही है, इसके प्रति सचेत होना है। और जो मेरी समझ में आया, फिर आपने तरीका बताया है कि सचेत होने के बाद उनको व्यवस्थित करना है और फिर नियंत्रित करना है। तो उसके आपने एग्जाम्पल्स देके बहुत सुंदर तरीके बताए हैं। और आपने रीजन भी बताया कि जब हम पूर्णता के साधक हैं, माँ ने पूर्णता की बात करी, तो हम अपूर्णता क्यों रहने दें। ठीक है, मैं क्लास में थोड़ी पीछे हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं है, मेरी चैनल्स अभी अवरोध दे रही हैं, तो वो क्यों दे रही हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, हमें फ्रीडम दे रहा है कि बी योर सेल्फ, नथिंग इज रॉन्ग। तो ये बहुत रीअश्योरिंग है। अब इसको दोबारा सुन के इसको ही समझेंगे, बेसिक ये समझ आए।